उधर से उधर। इसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा, दीर्घ वृत्त में अगर होता जो वृत्त पूर्ण वृत्त तो 30 अंश को चलने में परिधि भी उतनी ही होती। लेकिन दीर्घ वृत्त में क्या होता है कि अगर केंद्र में कोण 30 अंश का है तो आप देखेंगे कि अलग अलग स्थान पर जो परिधि है उसकी माप अलग अलग होती है। तो सूर्य को अंश तो 30 ही चलने हैं, लेकिन उसकी स्थिति कहां पर है उसके हिसाब से 30 अंशों को चलने में जो लगने वाला समय है वो अलग अलग होता है। इसलिए कुछ महीने 30 दिन के हैं, कुछ महीने 31 दिन के हैं। हाँ, तो इसमें जैसे त्रिकोण होता है कोई भी, तो हमने 30 अंश का कोण बनाया। यदि उनकी दोनों रेखाएं जितनी दूर जाती जाएंगी तो उन दो रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। भले ही 30 अंश है, लेकिन जितना दूर जाएगा उतना दूरी बढ़ जाएगी उन दोनों रेखाओं की। तो जब इसका परिवृत्त जो परिक्रमण का है जहां बड़ा बन रहा है तो वहां कोण तो 30 का ही है, लेकिन दूरी बढ़ गई है, तो उसको पार करने में अधिक दिन लगते हैं। और वो जो दीर्घवृत्त है वहां लगातार 31 इसीलिए दिखाए गए हैं। अभी की तरह नहीं है कि एक महीना 30 का फिर 31 का फिर ऐसे ऐसे नहीं है वो। तो ये मेरे ख्याल से विषय आएगा आगे। जी बिल्कुल, ये आएगा, ये और स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन कारण वही है। अन्य उधर से जी जी ओम। ये जो अपना आर्ष पत्रकम है उसमें श्री मोहन कृति शब्द का प्रयोग किया है, उसका अर्थ क्या है ये पूछना था। मोहन कृति का अर्थ जी उसका अर्थ ऐसा कुछ खास नहीं है। श्री मोहन सिंह मेरे दादाजी का नाम है, स्वर्गीय दादाजी का नाम है, तो उनके नाम पर मोहन है। और कृति जो है मेरी छोटी बहन का नाम है। तो दादाजी चूंकि उनकी वंश परंपरा में, और कृति चूंकि वो लड़की है हमारे वंश से बाहर जाएगी किसी और परिवार में जाएगी, तो उसका नाम हमारे पंचांग से कैसे जुड़ा रहे, तो ये दो नाम उस अर्थ में हमारे पंचांग में जुड़े हुए हैं, उस आशय से हैं। मतलब दार्शनिक जी के पिताजी और पुत्री, और आपके दादाजी और बहन, मेरी बहन जी। एक दूसरा प्रश्न था कि दक्षिण का जो पंचांग है उसमें भी शुक्ल पक्ष पूर्व में है, कृष्ण पक्ष पश्चात है, और अपना जो आर्ष पत्रकम है उसमें भी शुक्ल पक्ष पूर्व में है, कृष्ण पक्ष पश्चात है। पर हमारा वैदिक है, उनका वैदिक नहीं है। तो उसमें जो हमने एक तर्क दिया था यहाँ पर कि महीने की शुरुआत संक्रांति से अथवा तो अयन से होनी चाहिए, और सौर मास का पहला शुक्ल पक्ष होना चाहिए और दूसरा कृष्ण पक्ष होना चाहिए, ये तर्क दिया था। तो गुजरात में भी पूर्व में शुक्ल पक्ष है, बाद में कृष्ण पक्ष है, और कार्तिक मास से गुजरात में होती है शुरुआत। तो कार्तिक मास जो है वो शरद संपात से शुरू होता है, मतलब संक्रांति से सौर मास शुरू हो रहा है कार्तिक मास जो है। तो इसमें भी वो जो हमने तर्क दिया था कि संपात से अथवा तो अयन से मास की शुरुआत होनी चाहिए, वो कार्तिक में घटती है। दूसरा पहला पक्ष है वो शुक्ल पक्ष होना चाहिए, दूसरा है वो कृष्ण पक्ष होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर कार्तिक में घट जाता है। तो ये तर्क तो यहाँ पर भी घट जाता है। उसके बावजूद भी हम इसको आर्ष नहीं मानते, हम चैत्र माधव मास से जो शुरुआत होती है वसंत संपात से, उसको हम आर्ष मानते हैं। तो इसमें कोई वैदिक अपने पास प्रमाण है, ब्रह्म पुराण का तो दिया था चैत्र मास से इस तरह से करके, पर इसके अतिरिक्त अपने पास पुराण से अतिरिक्त और कोई प्रमाण हो जिसमें ये बताया है कि चैत्र मास से ही शुरुआत होती है। जी देखिए, वेदों में जो महीनों के नामों की जो शुरुआत है वो मधु माधव से ही है। मधु को ही चैत्र कहते हैं। ये वेद में, चैत्र शब्द कहीं वेद में नहीं है, इसलिए कार्तिक, चैत्र, वैशाख आदि का प्रमाण आपको वेद में नहीं मिलेगा। वेद के प्रमाण से मधुमास वसंत ऋतु पहली ऋतु है, मधुमास पहला महीना है। तो एक अनुमान के तौर पर यह कहा जा सकता है कि वेद में मधुमास है, मधुमास चैत्र है, तो वैदिक प्रमाण से चैत्र से वर्षारंभ होना चाहिए। हाँ, मतलब वो प्रमाण ही मैं पूछ रही थी, वो प्रमाण कौन सा है जिसमें मधु माधव को पहला महीना माना हुआ है, वो प्रमाण यदि वैदिक मिल जाए। अच्छा, वो आपको आचार्य जी बता देंगे। वैसे यजुर्वेद का जो पहला मंत्र है जिसमें ऋतुओं का क्रम दिया हुआ है वो शायद यजुर्वेद का 13वें अध्याय का 25वां मंत्र है,
और उसके बाद फिर कुछ मंत्र 14वें अध्याय में है, फिर कुछ 15वें अध्याय में है। हो गया जी, हो गया। अन्य कोई? ये जो आपने गुजराती का बताया वो शरद संपात से होता है या दीपावली से माना जाता है? माइक चला लीजिए, माइक चला लीजिए। वैसे तो यहाँ पर दीपावली पे बदलते हैं, पर यहाँ पर जो कार्तिक मास की शुरुआत तो शरद संपात से हो रही है। हाँ, यहाँ जो चक्र अपना बनाया हुआ है उसमें हाँ। शरद संपात से कार्तिक महीना शुरू हो रहा है। हाँ, ये तो वैदिक में। हाँ, वैदिक में अपने हाँ, में। वैदिक में वैसे तो गुजरात में दीपावली पे वर्ष पूरा होता है, उसके अगले दिन नया वर्ष शुरू करते दीपावली हैं। से होता है। हाँ ठीक जी। है, ठीक है। तो ये वो आने में वो टाइम तो दे रहा है शुक्ल मतलब पक्ष का ही होता है। वो तो दीपावली अमावस्या की होती है हाँ तो जी। उसके आगे से हो जाता है। हाँ वो जी। तो वहाँ घटता है। हाँ जी। वो तो दक्षिण भारत के सभी में घटता है। हाँ जी, बाकी ये शरद संपात उसके साथ नहीं मिलता ही होगा, पर अपना जो यहाँ चक्र अपने बनाया था। शरद संपात तो सितंबर में आ जाता है। हाँ, तो यहाँ अपना जो आर्ष चक्र बना था जिसमें, हाँ। उसमें शरद संपात से कार्तिक महीने की शुरुआत है। शुरुआत है। ठीक जी। हाँ, अन्य कोई? हाँ, पूछिए। यजुर्वेद का प्रमाण आप दे रहे हैं? हाँ, बोल दीजिए। हाँ, इस- ओम। ये यजुर्वेद का जो प्रमाण है मासों का, ये यजुर्वेद अध्याय 13 का 25वां मंत्र है, अध्याय 14 का 6ठा मंत्र, 15वां मंत्र, 16वां मंत्र, 27वां मंत्र है? और 15वें अध्याय अच्छा। का 47। हाँ, तो ये अपने आर्ष पत्रकम में पृष्ठ संख्या 6 देखिए। और भी इसमें हाँ, आचार्य जी ने भी बताया था ये मंत्रों की संख्या जो है, तो ये जो यजुर्वेद के लिखे हुए हैं इनमें मिल जाएगा। इसमें अलग से तो नहीं लिखा है, लेकिन हाँ ये अथर्ववेद में भी आता है, अथर्ववेद में भी आता है, यजुर्वेद में भी आता है। लेकिन उसमें थोड़ा अंतर ये है कि यहाँ पर उन 2 मासों को ऋतु नाम से कहा गया है। मधुश्च माधवश्च वासंतिका ऋतु, मतलब इन दोनों को यहाँ द्विवचन प्रयोग किया गया है, तो इन्हीं को ऋतु नाम से दिया गया है, मधु और माधव को। और अथर्ववेद में जहाँ आता है वहाँ इन मासों को मास की तरह से दिया गया है। तो कुछ का ये कहना है कि यजुर्वेद में जो ये मधु माधव हैं वो सौर है, और अथर्ववेद में जो दिए गए हैं वो चांद्र से जुड़ते हैं। वो मास के रूप, एक जगह ऋतु के रूप में नाम है, एक जगह महीने के रूप में नाम है। जहाँ महीने के रूप में वहाँ एक नाम, एक वचन में है। बस इसमें समझने की बात यही ही है कि सौर मास और चांद्र मास अनुवर्ती होने से सौर मास के प्रारंभ के बाद जो चांद्र मास लग रहा है वो उसी सौर मास के नाम से ही जाना जाता है। हाँ। इसीलिए अथर्ववेद में मधु माधव मासों के नाम के रूप में जी। है और यजुर्वेद में वो ऋतुओं के मासों के नाम के साथ संबद्ध है। हाँ, हाँ, यजुर्वेद में ऋतु के नाम से है और अथर्ववेद में मास के नाम से। शब्द यही है, मधु और माधव, यानी बाकी 12 के 12 नाम शब्द वैसे के वैसे ही हैं। जी, ठीक है जी। शुरुआत दोनों जगह मधु से की हुई है। हाँ हाँ, मधु माधव से, मतलब मैंने इतना पक्का नहीं कह रहा हाँ हूँ। जी, नहीं, मधु माधव से ही है। मधु माधव से बल्कि अथर्ववेद एक में भी। मंत्र और है, मुझे उसका संदर्भ याद नहीं, लेकिन वो भी ऐसे ही शुरू होता है, मधुए स्वाहा, मधुए स्वाहा। उसमें 12 महीनों के नाम है। लास्ट में उसमें एक अंगस्पति 13वें महीने जो मलमास होता है ना, उसका भी नाम है। तो वहाँ इस तरह से मधु माधव आदि क्रम से ही नाम दिए हुए हैं। जी, इसमें भी कोई कारण है क्या कि अपनी संवत्सर तो मधु से शुरू होता है और ये 0 डिग्री अपना माधव, 0 डिग्री के बाद माधव महीना शुरू होता है, तो इसमें कोई वैज्ञानिक कारण, कोई तथ्य ऐसा? इसका वैज्ञानिक कारण है। जो वसंत संपात है, ये कल की कक्षा में आएगा विषय। अच्छा। जो वसंत संपात है वो भूमध्य रेखा और क्रांति वृत्त का कटान बिंदु होने के कारण दृश्य, ग्राह्य, प्रत्यक्ष और ऑब्जर्वेशनल है। तो वृत्त की शुरुआत तो आप कहीं से भी कर सकते हो। वृत्त तो ये एक वृत्त है, इसकी परिधि में कहीं से भी इसका आरंभ बिंदु माना जा सकता है। लेकिन आरंभ बिंदु माना कहाँ से जाए?
तो उसका वैज्ञानिक आधार जो है वो वसंत संपात है, इसीलिए उसे शून्य अंश के आधार पर कहते हैं। और उसकी पहचान होती है क्रांति वृत्त और भूमध्य रेखा के कटान बिंदु के रूप में। तो वो कल आएगा विषय। और एक आज का जो अंतिम विषय था कि 474 दिव्य वर्ष के बाद ग्रहों का जो संचार हुआ, वो थोड़ा प्रसंग कम समझ में आप आया। थोड़ा इसको पास में कर लीजिए। हाँ, ये अंत में जो विषय चला था 474 वर्ष के बाद, दिव्य वर्ष के बाद ग्रह संचार शुरू हुआ है, वो वाला विषय एकदम स्पष्ट नहीं हुआ है कि उससे पहले क्या सूर्य हो। सिद्धांत देखिए, सूर्य सिद्धांत में जो सृष्टि की गणना दी है कि सृष्टि का आरंभ जिस क्षण से हुआ, सृष्टि का आरंभ जिस क्षण से हुआ, तो सूर्य सिद्धांत ये कहता है कि सृष्टि के आरंभ से ही ग्रहों का संचरण शुरू हो गया हो, ऐसा नहीं है। ग्रहों को बनने में भी, उस स्थिति तक भी आने में सृष्टि को कुछ समय लगेगा। तो उसके लिए सूर्य सिद्धांत कहता है कि 474 दिव्य वर्ष लगे, और 474 दिव्य वर्ष बाद यानी कि 474 गुणा गया 360 वर्ष, इतने वर्ष बाद ग्रहों का संचरण शुरू हुआ। तो है क्या कि सूर्य सिद्धांत में आज हमें ग्रह की स्थिति अगर जाननी है तो हम क्या करते हैं कि जब से ग्रहों का संचरण शुरू हुआ तब से आज तक कितना समय हो गया, और एक समय में एक इकाई में ग्रह कितना चलता है, तो इतने वर्षों में कितना चला होगा, तो आज कहाँ होगा। ऐसे साधारण सी गणित से हम सूर्य सिद्धांत के अनुसार ग्रह स्पष्ट निकालते हैं। इसलिए उसमें इस चीज की आवश्यकता होती है कि ग्रह संचरण आरंभ कहाँ से हुआ। मतलब अगर कोई ट्रेन जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रही है, और 11 बजे चली है, तो 6 बजे कहाँ पर होगी, हम निकाल सकते हैं। तो बस वैसा ही है कि ग्रह संचरण जब से आरंभ हुआ तब से, जैसे सूर्य है एक वर्ष में एक चक्कर लगाता है, तब से आज तक 1,97,29,49,123 वर्ष हो चुके, 124वां वर्ष चल रहा है, तो इतने चक्कर तो उसके पूरे हो गए। उतने चक्कर में भी अब अगर ये चौथा महीना और चौथे महीने का भी इतना दिन चल रहा है, तो सूर्य आज कौन से अंश पर है, वो साधारण सी गणित है, वो सूर्य सिद्धांत से निकालते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसमें मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करता हूँ कि जो ये सृष्टि गणना संकल्प पाठ है, वो पिछली बार भी अजमेर में जो गोष्ठी हुई थी उसमें भी ये बिंदु आया था। और ये एक प्रश्न है, ये जो संकल्प पाठ है, ये संकल्प पाठ कल्प के आदि से माना गया है कि सृष्टि के बने हुए दिन और रात 2 हो गए, तो जो दिन का समय है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का, तो एक तरफ सूर्य सिद्धांत इसको दिन में गिनता है, दिन में गिनता है इसको, लेकिन ये जो गणना प्रारंभ करते हैं वो इस काल के बाद से करते हैं, और उसका हेतु इनका यही है कि उसके बाद से ग्रहों ने चलना प्रारंभ किया। आचार्य जी भी इस बात को बोल रहे थे कि वो जो एक सूची बनाई थी उन्होंने, और तो इनका ये मानना है कि जिस दिन तक, इतने समय तक तो सृष्टि रचना की, उसमें चराचर जगत की रचना की, वहाँ श्लोक के अंदर है सूर्य सिद्धांत में। उसके बाद में ग्रहों ने चलना प्रारंभ किया। ये मानते हैं कि सब ग्रह तब तक रुके हुए थे, और जब वो क्षण आया तब सबने चलना प्रारंभ किया। और इसको ये कल्प में मानते हैं, लेकिन जो संकल्प पाठ है उसमें इसको छोड़ करके गणना करते हैं। तो यदि दिन की है, मतलब एक प्रश्न है, वो अनुत्तरित रहा था पिछली बार भी, पर इनका कहना है कि ये नहीं हो तो फिर आगे सारे ग्रहों की गतियां बैठती नहीं है। इन्होंने गणना वहां से की है, जबकि इन अनेक जो ज्योतिष के आचार्य हुए हैं वो दोनों तरह से मानते हैं। कुछ लोग इसको सृष्टि के समय में गिन करके मानते हैं, कुछ लोग इसको सृष्टि में गिन करके नहीं मानते। तो बात यह है कि अगर इतना समय हमने इसको छोड़ दिया है और इसके बाद से गणना की और फिर 1000 चतुर्युगी हम गिन रहे हैं, जैसा कि इस संकल्प पाठ में है, तो ये समय अतिरिक्त जा रहा है। तो या तो इसको रात्रि में माने, प्रलय के बारे में कि सृष्टि बनने से जहाँ से प्रारंभ है, लेकिन सूर्य सिद्धांत में इसको सृष्टि यानी दिन के प्रारंभ में मानते हुए ही गिना गया है। तो ये 1000 चतुर्युगी से अधिक समय बैठता है। तो इनका ये कहना है कि हम इसी गणना को ठीक नहीं मानते, ये जो प्रारंभ वाली है इसको ये मानते नहीं है कि ये कुछ गलत है। अगर इसको मानेंगे तो ग्रहों की गति बैठती नहीं है गणनाएं,
इसलिए ये लोग मानते नहीं है, लेकिन ज्योतिष में अनेक आचार्य इसको मानते भी हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं। ये थोड़ा विचारणीय है, विवादास्पद विषय है। जो संध्या का समय है वो कैसे फिर इसमें गिनते हैं? नहीं गिनते इसको, वो संध्या का समय 15 चतुर्युगी ये अलग गिनते हैं। अच्छा, ये 774 अलग चीज है। ये अलग है, लेकिन इसको ये गिनेंगे तो इनकी गणना सारी खराब हो जाती है। लेकिन सूर्य सिद्धांत में इसको सृष्टि निर्माण में माना तो ये संधि जैसा ही लगता है। हाँ जी, सूर्य सिद्धांत हाँ में जी। माना है, हाँ जी। और 15 चतुर्युगियों 15 कृतयुगों का सतयुग। सतयुगों की जो संधियां मानी है, जो कि वहाँ जल प्लाव के लिए लिखा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है वहाँ पर। हाँ जी। अगर उसको भी माने इसको भी माने तो इसका जो दिन का समय वो 1000 चतुर्युगी से ज्यादा जाता है। ये एक असंगति आती है इसमें। नहीं, वैसे मेरे को इसमें स्पष्टता है। यहाँ सृष्टियादि मतलब जब से सृष्टि का निर्माण शुरू हो गया, इसमें से 474 वर्ष लगे कुछ सृष्टि निर्माण होने में, लेकिन सृष्टि निर्माण तो यहीं से ही हो गया ना। तो सृष्टि निर्माण से लेकर के ये जो पूरा कल्प है, ये पूरा 1000 चतुर्युगी का है। ये 474 वर्ष की जो अवधि है, ये इसी के अंतर्गत सम्मिलित है। संकल्प में हम जब बोलते हैं तो संकल्प में हम बोलते हैं सृष्टि में काल, 3 साक्षी देते हैं हम कि काल के क्रम में हम कहाँ हैं, स्थान क्रम में हम कहाँ हैं, भूगोल क्षेत्र क्रम में, और वंश क्रम में हम कहाँ पर हैं। ये 3 साक्षी हम देते हैं। तो जब हम सृष्टि के काल क्रम में अपनी साक्षी दे रहे हैं तो ग्रहों के संचरण से प्रारंभ से अपनी साक्षी नहीं दे रहे हैं, सृष्टि निर्माण से अपनी साक्षी दे रहे हैं। तो जब सृष्टि संवत में जब 101 अरब 97 करोड़ गिना जाता है तो वो यहीं से ही गिना जा रहा है। इस 1 अरब 97 करोड़ में ये 474 वर्ष दिव्य वर्ष का समय शामिल है, जिस समय सृष्टि तो है लेकिन ग्रह संचरण आरंभ नहीं हुआ। एक शंका अक्सर लोग ये करते हैं कि जब ग्रह नहीं थे तो फिर काल की अवधारणा कैसे गिने कि 474 दिव्य वर्ष हुए। ये सामान्यतया तो प्रश्न सही लगता है, लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरह से ये सोचें कि जब प्रलय में ग्रह नहीं थे तो वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का हुआ, ये कैसे जाना हमने फिर? तब तो सूर्य भी नहीं था, चंद्रमा भी नहीं था, सृष्टि ही नहीं थी। तो वहां कौन बैठा था जो ये गिन रहा था कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हो गए? वो परमात्मा सब जानता है, उसकी व्यवस्था है। हमने गिनना कहां से प्रारंभ करा? वो सृष्टि आदि से गिनना प्रारंभ करा, और ये गणित से अगणित है। ग्रह 474 दिव्य वर्ष बाद चलने शुरू हुए, तो ग्रहों की स्थिति का आकलन जब भी किया जाएगा वो इस स्थान से किया जाएगा, क्योंकि ग्रहों की गति यहां से स्टार्ट हुई है। लेकिन सृष्टि की गति यहां से स्टार्ट हुई है, तो जब संकल्प पाठ होगा तो यहीं से ही काल की साक्षी दी जाएगी। तो इतने वर्षों तक फिर ग्रह बढ़ रहे थे, सृष्टि में निर्माण कार्य चल रहा होगा, क्योंकि ऐसा है ना, सृष्टि में सब कुछ, महर्षि ने भी कहा सब सृष्टि क्या बोला है, सृष्टि क्रम के अनुसार होता है ना सब। तो ऐसा नहीं है ना कि अचानक से ही सारे ग्रह बन जाएंगे या मनुष्य भी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में ऋग्वेद में भी ऐसे मंत्र हैं कि पहले ये आया, फिर मनुष्य आया। संभवतः 10वें मंडल में ये मंत्र आते हैं, मुझे भी एग्जैक्ट संदर्भ याद नहीं है, लेकिन उसमें है मनुष्य के उत्पन्न होने के लिए पहले मनुष्य के जीवन यापन के लिए आवश्यक चीजें तो पहले से होनी चाहिए ना। तो ऐसे ही ग्रह संचरण का आरंभ होने से पहले जो आवश्यक चीजें हैं वो तो पहले से होनी चाहिए ना, सृष्टि होनी तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। एकदम से ही सृष्टि आरंभ में ग्रह थोड़ी आ जाएंगे, कहीं अचानक से शून्य से एकदम ग्रह आ गए, ऐसा तो नहीं होगा। सब सृष्टि क्रमानुसार ही होगा। तो 474 वर्ष लगते हैं ग्रह संचरण के आरंभ में होने में, ऐसा सूर्य सिद्धांत का मानना है। इस मानने से जो गणनाएं हैं वो हमें सटीक परिणाम देती हैं, जो मतलब एक तरह से इस बात का प्रमाण है कि यह गणना सही है। तो ये जो संध्या काल आता है वो बीच बीच में गिनते हैं या शुरू में अंत में गिनते हैं? वो संधि काल इसमें शामिल है 474 में जी। जो पहली संधि होगी एक सतयुग प्रमाण की, वो इसमें शामिल होगी। देखिए संधियां जो है ना, वो 1000 वर्ष की अवधि ये है जो कल्प की अवधि है। ये 14 मनवंतर प्लस 15 संधियां इसके बराबर है, तो इस एक में शामिल है। और 474 दिव्य वर्ष का जो सृष्टि निर्माण में जो समय लगा है वो इसी में ही शामिल है। तो बीच बीच में जो संधियां आएंगी, 14 संधियां, वो अलग अलग आएंगी, वो बीच बीच में आती रहेंगी, यहीं से ही आएंगी। पहली संधि होगी यहाँ से, फिर दूसरी, इसी में ही 15 संधियां होंगी। शुरू में और अंत में 2 ही संध्या काल, ऐसा नहीं है, बीच बीच में आती रहेंगी संधि जी।
तो ऐसी संधियां जो पीछे गई तो उसमें फिर अपना ये कैलेंडर का काल नहीं गिनते होंगे, इसका कोई वो ग्रह संचरणों की काल गणना में तो पर इस्तेमाल में आता है। मतलब उस संधि काल में भी ग्रह संचरण चलेगा? हाँ जी, ग्रह संचरण तो है, क्योंकि जो बिल्कुल आत्यंतिक प्रलय जो है वो तो कल्प के बाद है ना। हाँ जी। बीच बीच में तो महर्षि भी कहते हैं कि जिस जिस स्तर तक सृष्टि नष्ट होती है उसी उसी स्तर से सृष्टि आरंभ, मतलब वो एक शब्द है उसके लिए, क्या बोलते हैं उसको, प्रलय के लिए है? खंड अवान्तर प्रलय, प्रलय, अवान्तर अवान्तर प्रलय। अवान्तर प्रलय तो है। उसमें ग्रह संचरण नहीं नष्ट होता होगा तो ग्रह गणना में वो चीज, वो समय अवधि अगणित की जाती है। मतलब केवल पहली संधि को छोड़ के बाकी की संधियों में तो ग्रह पहली संचरण संधि मानते भी हैं। काउंट होती है। नहीं, ग्रह संचरण में नहीं काउंट होती ना वो। ग्रह संचरण में संधियों का तात्पर्य नहीं है पहली संधि का। ग्रह संचरण में 474 दिव्य वर्ष हटा दिए जाते हैं। हाँ, तो पहली संधि उसके अंतर्गत आ गई ना 474 में। पहली संधि उसके अंतर्गत ही आई, हाँ, उसके अंतर्गत आ गई। उसके अंतर्गत ही आई। और बाकी की संधियां हैं वो ग्रह संचरण उसमें चलता रहेगा, ये चलता स्वीकार रहेगा। करते हैं। ये विभू जी थोड़ा सा हमें आपने जो अभी बताया, ये जो सृष्टि का प्रारंभ का जो है 474 दिव्य वर्ष वाला, तो जो कृतयुग की संधि आप प्रथम मनवंतर के पहले मानते हैं उसको आपने इसमें जोड़ा है। वो इससे 474 से पहले ही हो गई होगी, वो 474 से भी पहले हो गई है। पहले ही हो गई। एक संधि जो है वो दिव्य वर्ष में एक सतयुग प्रमाण की है ना, तो 1000 वर्ष की है। नहीं, पहली संधि के बाद तक भी चला होगा वो। नहीं, मेरे को स्पष्ट नहीं, आप थोड़ा माइक के पास में बोल दीजिए। अच्छा, जो संधि काल है हमारा वो एक सतयुग प्रमाण का है ना, हाँ, और एक सतयुग है हमारा 1000 दिव्य वर्ष का। 4000, 1000 का कलयुग माना जाता है, 1200 का, हाँ, 1000 1200 प्लस का 200 संधियों 1200 सहित ना, का 1200 दिव्य वर्ष का एक कलयुग हो गया, उससे 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो ये हमारा आया 48 हो जाएगा, 4000 4800 दिव्य वर्ष। प्लस 800, तो ये आया 4800 दिव्य वर्ष ना। और यहाँ हमारे सिर्फ 474 दिव्य वर्ष लग रहे हैं ग्रह संचरण में। तो पहली संधि में ये समय शामिल है। हमारी पहली संधि इससे भी आगे तक कहीं होगी। अच्छा, ये पहली वाली संधि आप मान के चल रहे हैं जी। अच्छा, तो ये जो आपके पृष्ठ संख्या 12 पर इस विषय में जो गणना की गई है, तो उसमें तो इसको अलग से नीचे लिखा गया है, उस गणना में तो यहाँ सतयुग का मान करके किया गया है। देखिए, यहाँ जो गणना है, 2 तरह की गणना है। देखिए, एक तो ये है जिसमें हमने सृष्टि संवत निकाला कि सृष्टि आदि से कितने वर्ष हो गए। इसमें जो 474 वर्ष लगे ग्रहों के संचरण में, उसका आगणन नहीं है इसमें, इस गणना में वो शामिल नहीं है। लेकिन कल परसों या नरसों जब हम अहरगण साधन सीख रहे होंगे, तो अहरगण को साधन में ग्रह की गति या ग्रह की स्थिति निकालने के लिए वो 474 वर्ष को कंसीडर करना आवश्यक है। तो अहरगण साधन में वो अवधि काउंट होती है। सृष्टि को बने हुए कितने वर्ष हो गए, सृष्टि निर्माण को आरंभ हुए, वो 1 अरब 97 करोड़ ही है। अब ग्रह संचरण में हमें ग्रह स्थिति निकालनी है कि आज सूर्य कहाँ है, बुध कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, तो वो ग्रह संचरण से काउंट होंगे कि ग्रह संचरण से आज तक वो कितना चल गए। तो जब हम अहरगण साधन करेंगे तो उसमें वो 474 दिव्य वर्ष का जो समय है वो कंसिडर करना पड़ेगा, और वो कंसिडर होता है। लेकिन जैसा आचार्य जी बोल रहे थे, ग्रहों का चलना तो इसके बाद में प्रारंभ होता है। नहीं, 1 अरब 97 करोड़ तो हमारा सृष्टि का समय है ना। नहीं, सृष्टि आदि का नहीं, मैं केवल इतना कह रहा हूँ, ये जो 474 दिव्य वर्ष वाला है, उनका ये कहना था कि ये सब बन गए, उसके बाद में ग्रहों ने चलना प्रारंभ किया। तो जो आप ग्रह स्पष्ट के लिए कह रहे हैं आगे के लिए, तो इस काल में तो ग्रह चल ही नहीं रहे थे, तो उसको गणना में क्यों ले रहे हैं? नहीं, तो इसको नहीं लेंगे ना। 1 अरब 97 करोड़ से वो 474 दिव्य वर्ष की जो अवधि है वो घटा करके जो समय आएगा, हाँ। उसके अनुसार आज ग्रह कहाँ है वो अहरगण साधन में आएगा। तो इसको छोड़ना पड़ता है। उसको छोड़ना पड़ता है ग्रह स्थिति के आगमन के लिए। लेकिन सृष्टि में जब हम अपने आप को साक्षी देंगे, तो सृष्टि निर्माण से आज तक तो इतने ही वर्ष हुए। ग्रह संचरण के लिए इसमें से 474, जब अहरगण साधन का विषय आएगा ना, तो आपको वो गणित में भी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ। अन्य कोई? हाँ,
और कौन है? हाथ खड़ा करेंगे। ठीक है, आगे आप। और उधर से भी कोई है? माइक पास में रख लें तब तक। ओम 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 ओम। ये जो 474 बता रहे हैं शायद उससे अधिक है कुछ, क्योंकि यहाँ नीचे जो वहाँ- लिखा, वहाँ अधिक है सूर्य सिद्धांत में। हाँ, क्योंकि इन्होंने भी जो गणना दी है वो नीचे दे रहे हैं, वो 17 करोड़ 6 लाख नहीं 1 करोड़ 70 लाख 64,000 कुछ दे रखा है। हाँ। तो उस हिसाब से आपका तो ये सृष्टि का बहुत अंदर तक जा रहा है। जो आप बोल रहे हैं कि सृष्टि के प्रथम जो आप प्रथम सतयुग होगा, मतलब संधि काल होगा, उसी में पूरा हो जाएगा, उसमें पूरा होने वाला नहीं, ये तो बहुत अंदर तक जाने वाला हाँ, है। प्रथम संधि काल से भी अधिक समय। थोड़ा बहुत थोड़ा कई संधि काल, तो वो बैठेगा नहीं वो बात। नहीं, ये 474 ही है या 404,000? नहीं, 4,74,000 है। नहीं, 4,00,000 474 नहीं, दिव्य वर्ष है। 474 दिव्य वर्ष है। उसके आगे 474 दो शून्य भी हैं मेरे ख्याल से उसमें। मेरे को संदेह हो रहा था। तो आपके पास है सूर्य सिद्धांत? है सूर्य सिद्धांत नहीं इसको है। देख लेंगे। खैर इन्होंने संख्या दे रखी है नीचे जी, है। दिव्य उसी पेज पे दिव्य वर्ष नहीं दिया है, हाँ, लेकिन मानव वर्ष दे रखा है। 64। मानव वर्ष है 1 करोड़ हाँ, वही है 70 लाख। 474 जो दिव्य वर्ष है ना। नहीं, वो इतने नहीं बैठेंगे, ज्यादा बैठेंगे। नहीं, देखो ये जो यहाँ हम देख रहे थे पृष्ठ संख्या 12 पर जो इन्होंने नीचे लिखा है, वही तो 474 संख्या लिखी है। दिव्य दिव्य वर्ष वर्ष का कितने हैं? मतलब हुआ दिव्य वर्ष नहीं दे रखे हैं 474 गुणा गया 360 वर्ष। जी। ये आएंगे आपके 1 करोड़ 70 लाख नहीं, करके 64,000। तो ये दिव्य वर्ष में 2 जीरो और हैं इसमें। 2 शून्य और है। हाँ, अब जो ये बोल रहे थे कि ये हमारा पहले जो सृष्टि संधि काल है उसमें समाप्त हो जाएगा, तो वो समाप्त होने वाला नहीं है। हाँ, नहीं है। वो कब हो रहा था? 474 दिव्य वर्ष अगर दिव्य वर्ष मानेंगे में। तो। ये मेरे को सुबह भी संदेह था। ये अब जो- 474 और 2 शून्य और आएंगे, इतने दिव्य वर्ष हैं। इतने दिव्य वर्ष है, और हमारा एक संधि जो है वो सिर्फ 4800 दिव्य वर्ष की है। तो वो नहीं हो पाएगा फिर आपका। तो वो हाँ, वो नहीं- एक वो संधि नहीं हो काल से भी पाएगा। और आगे जाएगा ये समय। तो फिर वो जो आपकी गणना इसके अंदर नहीं आ सकती। हाँ, हाँ, इसके अंदर जो आप लेना चाह रहे हैं कि 1 अरब 97 करोड़ में आ जाएगी, तो वो उसके अंदर नहीं आ सकती। अंदर आएगी तो सृष्टि के अंदर रचना आपको माननी पड़ेगी। जब वो शुरू हो ठीक है। सृष्टि ठीक के है। अंदर रचना तो है ही। हाँ, देखिए जब वो मनुष्य सृष्टि आरंभ हो चुकी है उसके अंदर आ रहा है ये। इस सृष्टि- मनुष्य सृष्टि कहाँ से आरंभ हुई? आप उसको मान रहे हैं कि इतने वर्ष बाद मनुष्य सृष्टि कहाँ से आरंभ हुई? प्रथम मनवंतर से। प्रथम मनवंतर से मनुष्य सृष्टि आरंभ हो गई। जी। मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण है नहीं। क्योंकि हम तो जो स्वामी दयानंद जी ने दे रखा है तो प्रथम मनवंतर से ही मानते हैं, और उसी से वेद उत्पत्ति मानते हैं, उसी से मनुष्य उत्पत्ति कोई बात मानते नहीं, हैं। आप जो मानते हैं उसको आप बिल्कुल मानते हुए रखिए, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो ज्योतिष पढ़ रहे हैं, और हमें ये देखना है कि ग्रह गणना से उससे ग्रह गणित कैसे आ रहा है। अगर आपकी गणना से ग्रह गणित आ जाएगा तो कोई समस्या नहीं है मुझे। ठीक है। सृष्टि संधि काल से भी, प्रथम संधि काल से भी आगे के काफी समय तक सृष्टि निर्माण ही चल रहा है, और ग्रह संचरण इतने वर्षों बाद ही आरंभ हुआ है, ऐसा सूर्य सिद्धांत के अनुसार है। मनुष्य सृष्टि कब से हुई इस संबंध में मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। गृह गणना की जो आपने नहीं, बताया, सुनो, वो मनुष्य वाला विषय भी रहने दो। एक मिनट रुको। अभी केवल इतना एक स्पष्टीकरण हम कर लेते हैं कि ये जो 474 दिव्य वर्ष का कह के एक कृतयुग संधि के से तालमेल बैठा रहे थे, वो नहीं बन रहा है। ना वो नहीं, वो नहीं बन रहा है। ये बहुत ज़्यादा समय है, और उस दृष्टि से ये प्रश्न रहेगा कि ये काल दिन में, कल्प में गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा। ये कल्प में गिना हुआ है ये कल्प में गिना है जी। तो यानी आपके हिसाब से मनवंतर भी इसी में शुरू हो चुका है। मनवंतर भी इसी में, पहला मनवंतर जो हो रहा होगा वो इसमें आ गया होगा। लेकिन इसमें सूर्य सिद्धांत में ये है कि ये तो चराचर को बनाने में समय लगा, और आचार्य जी भी बार बार बोल रहे हैं इतना बनाने में समय लगा, फिर ग्रह चले और फिर सृष्टि का गणना वहां से प्रारंभ करते हैं। हाँ, उसमें कहीं ये नहीं है कि वहां से मनुष्य भी आ गए। मनुष्य छोड़ देते हैं, 400 चराचर लिखा है वहां हाँ, पर। चराचर, ग्रह नक्षत्र, देव देवता, ये सब ग्रह नक्षत्र उसमें बेसिकली शब्द है। हाँ। कि ग्रह नक्षत्र आदि बनाने में इतना समय लगा, और इतने समय के बाद ग्रह नक्षत्रों का संचरण आरंभ हो गया। हाँ। तो ग्रह गणित जब हम करते हैं तो इतने समय को छोड़ करके करते हैं, लेकिन ये समय है सृष्टि निर्माण के समय का ही, हाँ। कल्प में ही सम्मिलित है। कल्प में शामिल है। लेकिन अभी जो संकल्प पाठ है
उसमें ये छोड़ करके किया जाता है। नहीं, जब हम कल्प कह रहे हैं ना 197, ये जो एक कल्प है 2 शून्य लगाओ ना, सूर्य सिद्धांत में लिखा है। सूर्य से 474 वो सुबह गलत हो गया था, 2 शून्य और लगा करके करो। वो है 47,400 दिव्य वर्ष सूर्य सिद्धांत के अनुसार। जो हम 1,97 करोड़ जो गिन रहे हैं वो यहां से गिन रहे हैं, सृष्टि आदि से, जीरो से, सृष्टि आदि से। ये 47400 ये जो दिव्य वर्ष ग्रह संचरण में है ये इसी में शामिल है। संकल्प में हम यहीं से ही गिन रहे हैं। ये 4004 ये जो 474 है ये वर्ष इसी कल्प में ही अंतर्गत सम्मिलित है। ग्रह गणित के लिए हम यहां से गणित करते हैं, मतलब 1,97 करोड़ में से इतने वर्षों को घटा करके निकालते हैं। हाँ, तो उसका कारण क्या है, हम उसको ग्रह गणित में क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि ग्रहों का संचरण काल तो यहां से बन गया, हमें निकालनी है ग्रह की स्थिति कि ग्रह आज कहाँ है। तो जैसे मैंने कहा कि कोई ट्रेन दिल्ली से चली 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे मुंबई की तरफ को, 6 घंटे बाद वो कितने किलोमीटर दूर होगी? 600 किलोमीटर दूर होगी। तो ग्रह हमारा सूर्य जो है यहां से चलना शुरू हुआ, यहां से हमारा चंद्रमा चलना शुरू हुआ। तो जब आप अहरगण साधन देखेंगे तो हम ये निकालते हैं कि यहां से आज तक कितने दिन हो गए, इतने दिन में ये सूर्य कितना चला, इतने दिन में ये चंद्रमा कितना चला, तो ये आज चंद्रमा कहाँ है। मतलब उसका जो भुक्त काल है वो आप यहाँ से प्रारंभ करते हैं, उसका आरंभ यहां से करते हैं। तो ये जो संकल्प पाठ है उसमें तो इतना भुक्त काल माना जाता है, वो प्रारंभ से गिना हुआ है। जो भुक्त संकल्प काल। में है वो कल्प का काल है, सृष्टि नहीं, निर्माण कल्प का जब तो से है, शुरू हुआ लेकिन तब से। उसको मतलब भुक्त और भोग्य जो भेद करते हैं, तो आप लोग ये बताते हैं कि ये जो गणना है ये भुक्त काल की है। तो भुक्त इसका और मतलब भोग्य किसका है जी? किसका भुक्त, किसने भोगा? हाँ, तो हम ब्रह्मा का भोगा हुआ, हमारा भोगा हुआ नहीं। मनुष्यों का भुक्त काल या भोग्य काल नहीं है वो, ब्रह्मा का भुक्त, ब्रह्मा का काल यहीं से ही शुरू हो गया। तो जो ब्रह्मा का भुक्त काल है वो एक इस कल्प का 1,97 करोड़ ब्रह्मा ने भोग लिया है, शेष उसको भोगना बाकी है। जो 28वां कलयुग है या जो भी समय चल रहा है, जो भुक्त और भोग्य की बात है, वो भुक्त और भोग्य मनुष्य का नहीं है। ब्रह्मा ने अपनी आयु का कितना समय भुक्त कर लिया है, कितना समय भोगना बाकी है, उस अर्थ में वो सारी चीजें हैं भुक्त और भोग्य की। जी, पिछली बार आपका ये कहना था कि सूर्य आदि जो चलते हैं, जितना चल चुके हैं वो है, मनुष्य का तो आपने मना किया था, लेकिन सूर्य जितना चल चुका है यानी ग्रह जितने चल चुके हैं वो उनका भुक्त कहलाता है, ब्रह्म की बात नहीं थी। ठीक ठीक, तो जब इसलिए कल- मेरे एक मिनट में प्रश्न पूरा करूं, इसलिए मेरे मन में ये संदेह आ रहा है क्योंकि ग्रह का प्रारंभ सूर्य का तो आप आगे से मान रहे हैं, लेकिन पहले को भी भुक्त के अंतर्गत ही गिना हुआ है। आप मैं आपको बता रहा हूं, जब हम ग्रह की बात कर रहे हैं सूर्य की ना, तो सूर्य का ये भगण है, सूर्य का एक चक्कर है। इस एक चक्कर में जीरो से स्टार्ट होकर के जितना उसने भोग लिया वो सूर्य का भुक्त भोग्य काल है। तो जब हम सूर्य के भुक्त भोग काल की बात कर रहे हैं तो यहीं से ही कर रहे हैं। लेकिन जब हम युग व्यवस्था में भुक्त और भोग्य काल और उन दोनों को जोड़ करके महायुग या उन व्यवस्थाओं के बराबर लाने की बात करते हैं, तो जो भुक्त भोग्य की बात है वो ब्रह्मा की आयु का भुक्त भोग्य है। अच्छा, अब मैं इसमें भी एक है कि आचार्य जी ने ये बताया था कि ये जो संकल्प पाठ है ये सृष्टि आदि और वेदोत्पत्ति दोनों का है। महर्षि दयानंद ने दोनों साथ लिखे, उसको मानते हुए भाष्य भूमिका का। तो ये जो संकल्प पाठ है ये आप वेदोत्पत्ति का काल भी मानते हैं आचार्य जी। तो उस दृष्टि से ये जो जब तक ग्रह नक्षत्र नहीं बने थे उससे पहले से वेदोत्पत्ति भी आप मानते हैं? वेदोत्पत्ति तो सृष्टि, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि सृष्टि हो और वेद ना हो? नहीं, देखिए प्रश्न उल्टा मैं नहीं उत्तर देता, मेरे प्रश्न का मैं केवल उत्तर चाह रहा हूँ, आप प्रति प्रश्न करेंगे तो फिर अलग बात हो जाएगी। नहीं, मैं इसलिए क्योंकि नहीं। मेरे पास ना उसका कोई ऐसा प्रमाण भी नहीं है। भाई महर्षि ने भी यही कहा कि सृष्टि और वेदोत्पत्ति एक साथ है। सूर्य सिद्धांत कह रहा है कि सृष्टि और से ग्रह संचरण में इतना समय लगा, और वो जो समय कह रहा है उस हिसाब से जब हम गणनाएं करते हैं तो ग्रह स्पष्ट भी आते ही हैं और उसी तरीके से ही आ सकते हैं। वो गणित की उसकी प्रत्यक्ष की सिद्धि है। अच्छा, अब
इसका उत्तर, या मेरे पास इस चीज का प्रमाण कैसे आएगा कि जब सृष्टि थी उस समय वेद थे या नहीं? जब मनुष्य ही नहीं था, जब मैं ही नहीं था, तो मैं कैसे उस चीज का प्रमाण दूं? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप क्यों उत्तर हैं, आप इतना कह दिया आपने कि मेरे पास प्रमाण नहीं है, हमारे लिए इतना पर्याप्त है। जी ठीक है। हाँ, हम आपसे आग्रह नहीं कर रहे हैं कि आप प्रमाण दीजिए, जी जी हम केवल आपके पास प्रमाण नहीं है इतना आपने कह दिया तो ठीक है। अब हमारे लिए वो विचार का बिंदु होगा ना, जी ठीक है। क्योंकि हम वेदोत्पत्ति को जब मान रहे हैं तो वेदोत्पत्ति तो हम बिना मानव के नहीं मानते हैं। महर्षि दयानंद ने जो लिखा है मनुष्यों के हृदय में दिया, और सूर्य सिद्धांत ये कहता है कि इतना समय ग्रह नक्षत्र और देवताओं और चराचर के बनने में लगा, तो इनके बनने के बाद ही अंत में मनुष्य आया, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, तो वेद भी वहाँ पर आना चाहिए। तो वेद की का प्रारंभ इस संकल्प पाठ से नहीं फिर संगत लगता है। ये हमारा प्रश्न रहेगा, आचार्य जी फिर जैसा उत्तर देते हैं वो देख जी, लेंगे। ठीक, हाँ जी, हाँ बोलो। ओम इसको चला ओम ओम। पास में रख के बोलो जोर से। हाँ। तो जो कक्षा में त्रुटि जो सबसे छोटी इकाई बताई गई है काल की, तो प्रश्न है कि वो परमाणु और अणु त्रसरेणु ये क्या है? देखिए, काल की ना अलग अलग इकाइयां अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग भी हैं। वो मेरी जानकारी में है, अणु त्रसरेणु भी कुछ इकाइयां हैं। अब वो कणा, मतलब वो कणों के संबंध में इकाइयां हैं या काल के संबंध में इकाइयां हैं, मेरी जानकारी में इस समय नहीं है। लेकिन जो सूर्य सिद्धांत में काल के घटक दिए हुए हैं वो त्रुटि, रेणु, अवयव, लव, लीक्षक और प्राण इसी तरीके से लिए हुए हैं। तो हम बेसिकली जब ज्योतिष को पढ़ रहे हैं ना, तो हम सूर्य सिद्धांत के आधार पर चीजों को कह रहे हैं। ऐसा ना, जैसे हमारे यहाँ लंबाई की जो इकाई है वो मीटर भी चलती है, गज भी चलती है, फरलांग भी चलती है, इंच भी है, फिट भी है। हर इकाई का आपस में कोई समन्वय भी होगा। लेकिन जब हम मीट्रिक सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो फिर हम मीटर सेंटीमीटर ही पढ़ते हैं। तो जब हम ज्योतिष के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, और वैसे भी आपको जैसे बताया कि ये इकाइयां व्यवहारिक नहीं है, तो कोई बहुत ज्यादा उद्देश्य से फर्क भी नहीं पड़ता। इकाइयां सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो ये समय की इकाइयां हैं वो यही है। इसमें जो एक सुबह ब्रह्मचारी ने भी पूछा था, वो एक त्रुटि का मतलब सेकंड में तो बता दिया था। हाँ। लेकिन सूर्य सिद्धांत या प्राचीन दृष्टि से त्रुटि का मतलब क्या है? जैसे प्राण का मतलब बताया था कि ये है, तो प्राचीन काल सेकंड में तो बोलेगा नहीं, तो वो त्रुटि का मतलब क्या बताते हैं? वो त्रुटि प्राण के भी 60वें हिस्से का 60वां हिस्सा, मतलब 60 की गुणकों में इकाइयों को बांध रखा है था पुराने समय में, 60 की इकाइयों में था। तो सबसे छोटी इकाई जो सामान्य ऑब्जर्वेशन वाली इकाई है वो प्राण है। उस प्राण में या उसके 60 के बराबर, मतलब उससे घटी पल विपल बने वो 60 की इकाइयों में, और उससे छोटी की जो इकाइयों में है वो भी फिर 60 की इकाइयों में है। तो माप के हिसाब से है, मतलब उसका 60 की कोई इकाइयों उसका में। कोई लक्षण नहीं दिया है। उसका कोई लक्षण नहीं है, लक्षण सिर्फ प्राण का मिलता प्राण का है, प्राण और से उसके बाद इतना सीधे दिन छोटा का है। मिलता है। किसका? दिन का, दिवस का। हाँ, दिवस का। जो लक्षण है वो दिवस का है। जैसे जो घटी भी है ना, वो घटी है, एक दिन में 60 घटी होती है, लेकिन एक घटी कितनी होती है इसका लक्षण इस अर्थ में नहीं है, मतलब भाषाई अर्थ में नहीं है। वो ऐसा है कि एक पानी का घड़ा है, उसमें इतना पानी भरा जाए और उतने पानी में से इतने समय में जितना पानी निकल जाएगा, उस समय को वो पल में है कि एक पल, मतलब पल एक ऐसी इकाई है जो पानी के भार की भी इकाई है और समय की भी इकाई है। तो एक पल पानी जितने समय में निकल जाता है उतने समय को एक पल बोलते हैं। ठीक है, तो वो इकाइयां अलग हैं। ठीक है। अन्य कोई? ओम वेदांत जी बोलो। कौन है? हाँ, ओम ओम। इनके बाद ये मनवंतर कब से हम प्रारंभ माने? जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से, या सृष्टि का संचरण हुआ तब से, या फिर मानव हुआ तब से, या फिर मनु हुए तब से? मनवंतर जो है काल की, जैसे आप देखो ना, हमारे पास है घंटा, एक काल की इकाई है ना, घंटा है, घटी पल है। ऐसे ही एक महायुग में काल की एक इकाई का नाम है मनवंतर। उस मनवंतर में जो सृष्टिकर्ता या आदि पुरुष होता है वो एक मनु है। लेकिन मनवंतर बेसिकली काल की इकाई है। जैसे एक घंटा काल की एक कालखंड का नाम है, एक घंटा। अब उस एक घंटे में कोई एक विशेष घटना होती है, या ज्योतिष शास्त्र में बोलते हैं तो उसमें प्रत्येक 24 घंटे को एक एक ग्रह स्वामी का नाम से दे रखा है, तो उसके हिसाब से वारों का
आग्रहण बैठता है कि 1 घंटा ये शुक्र का घंटा है या अगला घंटा जो है वो शनि का घंटा है, तो उस हिसाब से हम निकाल लेते हैं कि किस दिन कौन सा वार आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उस 1 घंटे में शुक्र का कोई असर भी होता है या उसका कोई शनि का ही असर होता है या सूर्य का ही असर होता है। वो कालखंड की इकाई के नाम को व्यवस्थित रूप से याद रखने की एक, तो उनका संबंध मनु से नहीं है ना? जी, मनु से उनका संबंध नहीं है। मनु से उनका संबंध ऐसा नहीं, उस कालखंड में जो भी आदि पुरुष हुए वो मनु है, बट मनवंतर बेसिकली कालखंड की इकाई का नाम है, कालखंड की इकाई है। ठीक है, हाँ पूछो अशोक। ओम ओम नमस्ते मुनि जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सुबह के सत्र में उन्होंने बताया था कि एक तो दृक् तुल्यता, तो ये दृक् तुल्यता से क्या तात्पर्य है? अभी स्पष्ट नहीं हुआ, फिर से पूछिए। दृक् तुल्यता, दृक् तुल्यता जी, हाँ, इससे तो, क्या तात्पर्य है? और दूसरा ये सूक्ष्म काल, हाँ, सूक्ष्म काल का क्या मतलब? हाँ, दृक् तुल्यता का आपने जैसा विभू जी ने बताया था, दृक् मतलब तो हमारे नेत्र हो गए, हमारे को जो दिखाई देता है। तो जो हम पंचांग में लिख रहे हैं वो हमें दिखाई भी देना चाहिए। उसका उदाहरण हो गया जैसे कि पंचांग में आया पूर्णिमा है, तो हमारे को पूरा चंद्रमा दिखाई अगर दे रहा है और वहां भी पूर्णिमा लिखी है, तो ये दृक् से तुल्यता हो गई उसकी। यही बात अमावस्या के लिए लगा लीजिए, ऐसा ही सब तिथियों के लिए लगा लीजिए। चंद्रमा को लेके, सूर्य को लेके दृक् तुल्यता क्या बनेगी कि उत्तरायण और दक्षिणायन जो हम मध्य से इधर और उधर सूर्य को देखते हैं, तो ये उसके अनुसार हो गया। उसके अलावा जो आपने परछाई वाला एक बिंदु कहा, संपात बिंदु का, तो जब भूमध्य रेखा पर जो अब 21 तारीख को दिखाएंगे कि कितना कोण बनना चाहिए, तो अगर हम भूमध्य रेखा पर हैं और संपात वाले दिन हैं, यानी दिन और रात जब बराबर होते हैं, तो छाया कहीं जानी नहीं चाहिए। वहाँ छाया लोप एक शब्द कहा था, तो वहाँ पंचांग में भी यही मानते हैं और हमारे को दिखता भी यही है। ये हो जाएगा दृक् तुल्यता। तो यदि पंचांग में कुछ और दिख कुछ और रहा हो, हमारे को चंद्रमा पूरा दिख रहा है लेकिन वहां लिखा है कि अष्टमी तिथि है, तो ये दृक् तुल्यता नहीं हुई। तो दृक् तुल्यता होनी चाहिए, तो उससे वो प्रामाणिकता सिद्ध होती है, सत्यता सिद्ध होती है। ये प्रमाण है इसके लिए। हो गया जी, जो मतलब वहाँ पर हो रहा है वैसा ही यहाँ पर पंचांग में होना चाहिए। जैसा पंचांग में लिखा है वैसा हमारे को दिखाई भी देना चाहिए, उपलब्ध भी होना चाहिए उसको। जैसे कि महर्षि दयानंद कहते हैं कि भाई, दूसरे ढंग से कह रहा हूँ कि भाई वेदों में जो लिखा है वो हमारे को सृष्टि में भी मिलता है, तो उससे उसकी पुष्टि होती है, प्रमाणिक होती है। तो ऐसे वो प्रमाणिकता को बता रहे हैं। नहीं तो पंचांग कहीं का कहीं जाता जाएगा और वहाँ कुछ भी लिखा होगा और यहाँ कुछ और होगा। पंचांग में लिखा है कि ये दिन है और यहाँ पर रात हो रही होगी, तो दिन को दिन ही दिन कहा है तो दिन ही दिखना चाहिए, मध्याह्न है तो मध्याह्न दिखना चाहिए, सूर्योदय है तो सूर्योदय दिखना चाहिए। ये दृक् तुल्यता हुई। हो। और सूक्ष्म काल का क्या मतलब है? किसका? सूक्ष्म काल। सूक्ष्म काल, जी, तो वो तो बताए ना, देखो काल की इतनी गणना है, उस गणना में प्राण को इन्होंने मध्य में लिया, तो जो स्थूल काल है वो प्राण से लेकर के और ब्रह्मा की आयु तक, यानी मुक्ति काल तक का बड़ा काल इन्होंने लिया। इसको स्थूल काल, जिसको कि हम जान सकते हैं स्पष्टता से, स्थूल चीज को हम जान सकते हैं। और प्राण से छोटे में जो जाएंगे, त्रुटि तक का जो बताया इन्होंने पूरी गणना, उसको सूक्ष्म काल का है, क्योंकि हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, सूक्ष्म है, हमें पता भी नहीं लगता है, छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, अगम्य होता है, वो सूक्ष्म काल है बस। वैसे ये मेरे को औरों से ही पूछना चाहिए था, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, ये प्राण से लेकर त्रुटि, रेणु। देखो अभी औरों को पूछने तो, अगर फिर समय बचता है तो फिर आप भी आ जाना। हाँ, उधर से कोई पूछने नहीं है किसी को? हाँ पूछो, वहां भी माइक दे दीजिए, आप बोलो। ओम, आज सायकाल के जो सत्र था उसमें प्राण बराबर ब्रह्मायु भी कहा गया था। प्राण बराबर ब्रह्म आयु। प्राण बराबर ब्रह्मायु नहीं, ऐसा नहीं कहा था। प्राण प्राण से से लेकर के ये जो स्थूल काल है जी, प्राण से प्रारंभ करके, प्राण उसका सबसे छोटा भाग है स्थूल काल का, और उससे लेकर के ब्रह्मायु तक, यानी मुक्ति का जो काल है उतने तक का जो है वो ऐसा बताया ना, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा वो बताया हुआ है। हाँ
शत्रुंजय माइक पहुंच गया? माइक पहुंच, हाँ। तब तक और कोई माइक हो तो बोलो। हाँ, उनको दो, उनको दो। ओम, मेरा प्रश्न यह है कि जब विक्रमी संवत प्राचीन है शक संवत से, विक्रमी जो संवत है वो शक संवत से प्राचीन है, तो राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में सब शक संवत को लिए जाने का क्या कारण है? विभू जी। देखिए, ये चीज़ें ना कुछ राजनीतिक स्तर पर भी हैं। मेरे पास इस संबंध में कोई प्रमाण सच एकदम प्रूफ के रूप में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मैंने जो चर्चाओं में सुना है वो ऐसा है कि जब भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर बन रहा था तो एक समस्या थी कि ईस्वी सन है 2022 और 2069 जो विक्रमी संवत है ये 2022 से ज़्यादा बड़ा है, यानी ज़्यादा प्राचीनता सिद्ध करता है। और शक संवत है 1944 जो कि ईस्वी सन से छोटा है। तो जैसे कि एक सामान्य परिपाटी रही है अंग्रेज़ों की कि भाई हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, ठीक है, उस एक अर्थ के कारण, उस एक व्यवस्था या उस एक मानसिकता के कारण संभवतः शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर में लिया गया। पिछली बार जब हम उज्जैन गए थे, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की तरफ से जो कार्यक्रम था उसमें यह बात बहुत जोर पकड़ रही थी कि विक्रमी संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित किया जाए, और उसमें एक बात यह भी आई कि कलयुगादि को राष्ट्रीय संवत घोषित किया जाए। तो वहां अभी इस व्यवस्था पर विचार होना शुरू हुआ है, क्योंकि राजनीतिक बातें हैं, मैं इस मंच पर कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप सब समझ रहे होंगे कि क्यों 1944 आया। और ऐसा मैंने चर्चाओं में सुना, इस संबंध में सीआरसी में भी कोई स्पष्ट प्रमाण हो ऐसा नहीं है। कलियुग आदि से क्या कहा उन्होंने? कलयुग मतलब 5124, जैसे हम आज लिख रहे कलियुग के आदि से गणना शुरू होनी चाहिए। जो हम संवत जो गिन रहे हैं, हाँ। उसको वर्तमान में जो कलयुगादि है वो लिखा जाए। मतलब हम लिख रहे हैं 27 गते शुचि मास 1944 हम लिख रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि 1944 की जगह 5124 लिखो, कलयुग से प्रारंभ करें। तो उसमें क्या है कि भारतीय संवत की एक प्राचीनता सिद्ध हो रही है। हाँ। तो इस संबंध में भारत सरकार स्तर पर विचार चल रहा है जी, मतलब एक विचार गया है कि ऐसा किया जाए। ठीक है। हाँ, कुछ इसमें स्पष्टता के लिए ये सब व्हाट्सएप, माइक को पास, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कल्पनाएं हैं। संविधान सभा में जाके देखा जा सकता है कि वहाँ चर्चा हुई क्या थी, और वो संविधान लोकसभा के आर्काइव में ये मिल सकता है जब ये निर्णय हो रहा होगा कि शक संवत का चयन क्यों किया गया, ये देखा जा सकता है। तो हम में से कोई जाके देख सकते हैं और हम सबको बता सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। व्हाट्सएप इत्यादि में समूहों में बहुत ऐसी चर्चाएं चलती रहती हैं, उस पर मेरे ख्याल से ज़्यादा कान देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो निर्धारण हुआ था ये अंग्रेजों द्वारा नहीं हुआ था, संविधान सभा द्वारा हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे अच्छा, मैं थोड़ा सा संशोधन कर दूं बस। संविधान सभा में नहीं, 1952 में भारत सरकार ने कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी का गठन किया था, जिसमें डॉक्टर मेघनाथ साहा उनके अध्यक्ष थे, और कई भारत के गणितज्ञ और वैज्ञानिक और ज्योतिषी जो हैं उस कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी के सदस्य थे। तो उन सब का ये एक सामूहिक निर्णय था। जो मैं ये चर्चा की बात कह रहा हूं ये मैंने उज्जैन में ही सुनी है। शक संवत को लेने के पीछे जो कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने कारण बताया है वो ये बताया है कि शक संवत जो है, शक व्यवस्था जो है वो सौर मासों पर आधारित है, और जो इसका इसलिए वो एक जैसे विषुव से या वसंत संपात से वहां पे मासों का प्रारंभ होता है, और विक्रम संवत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है, जो हमेशा विषुव पर ही आए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, कभी विषुव से वो सामान्यतया पीछे ही होता है। तो उसको एक स्थिर रूप देने के लिए उन्होंने शक संवत का चुनाव ज्यादा उचित समझा, ऐसा उनकी कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी की रिपोर्ट से लगता है। और ये चर्चाएं मैंने उज्जैन में सुनी है भारत सरकार के कार्यक्रम में। वो रिपोर्ट मंगा के देख लिया जाए। नहीं, वो जी है, वो रिपोर्ट है मेरे पास, है उनके पास में। पिछली बार भी अजमेर में भी उल्लेख किया था, और वो कहते हैं शायद लाहिरी जी थे जो जिनके कारण से, एक बंगाल के थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो सारा गड़बड़ हो जाएगा हमारा। अधिकांश ये चाहते थे कि शक संवत आए, क्योंकि वो अधिक वैज्ञानिक है विक्रम संवत से। तिथियों का, मास का लोप और जो ऋतु और मास की संबद्धता है वो शक संवत में ज़्यादा है। तो वो आचार्य जी तो कई बातें उस रिफॉर्म कमेटी की लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। देखो, ये हम जो बात ले रहे हैं ये तो वहाँ भी स्वीकार की गई थी,
और इस दृष्टि से, परिशुद्धता की दृष्टि से शक संवत अधिक अच्छा था, पर कुछ राजनीतिक कारणों से, और एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उन्हीं के कैलेंडर सब जगह चला करते थे पूरे भारत में वहाँ से, तो उन्होंने आग्रह करके कुछ थोड़ी सी बातें मनवा ली, बाकी पहले के पहले ही रहने दी। नहीं तो समिति की तो ये रिपोर्ट थी कि ये समाप्त होना चाहिए। तो आचार्य जी के पास है, वो तो उद्धृत करते हैं। ये देखो, ये पूरी वही है। मैं इसमें आपको सिर्फ एक चीज दिखाना चाह रहा था, इसमें भी है ना अपने पंचांग में। जो उनकी टिप्पणियां हैं उसमें बड़ा अच्छा एक उद्धरण है। ये जो 23 दिन की गलती है, ये उस समय डॉक्टर मेघनाथ साहा ने पॉइंट आउट की थी। The chairman pointed out that it was for the committee to discuss and decide whether the year was to be brought back by 23 days or to leave the mistake as it was and to retain a permanent constant error. उन्होंने इस चीज को पहचान लिया था कि ये 23 दिन की गड़बड़ है, और कमेटी को ये विचार करना था कि कैलेंडर को 23 दिन पीछे खिसकाया जाए या कैलेंडर को स्थिर कर दिया जाए और 23 दिन की परमानेंट एरर बनी रहे। और उन्होंने ऐसा क्यों करा, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। वुड फेवर शिफ्टिंग। कमिटी तो ये चाहती थी कि 23 दिन इसको पीछे खिसकाया जाए, बट उन्होंने ऐसा करा क्यों नहीं, उसके पीछे एक बड़ा अच्छा सा इन्होंने कारण दिया है जो हम सबको जानना चाहिए। जिस समय ये उनका एक था कि 5 वर्षीय कैलेंडर बनाना है, तो जो श्री NC लाहिरी, जिनके बारे में भी आचार्य जी बता रहे थे, उनका पंचांग छपता था, वो अपने पंचांग के कुछ गणित कर चुके थे। Sri Lahiri and Professor Vaidya pointed out that if any change is introduced in the Ainansh at this stage, the calendar for the 4 years so far calculated will require a thorough revision requiring a great amount of labor and time. उस समय तक वो 4 वर्ष का कैलेंडर बना चुके थे, और उन्होंने एक समस्या रखी कि अब अगर आप कोई चेंज करते हो तो हमें ये 4 वर्ष का फिर से बनाना पड़ेगा। It was however agreed। तो बाद में ये निश्चय हुआ कि चलो ठीक है, इसको मतलब एक आलस्य ही कह सकता हूं मैं कि उस आलस्य से के कारण जो है वो जो 4 वर्ष वो बना चुके थे, फिर उसी को ही कंटिन्यू रखा गया। और जो मेन चीज इसमें पीछे लिखा है कि इट वाज हाउएवर एग्रीड दैट इट विल बी करेक्टेड सून बिकॉज इट्स नॉट ए बिग लेबर, वो भी उसी पैराग्राफ में नीचे लिखा हुआ है। इतना उसके बाद किसी ने फिर किया नहीं, लगता उसके बाद किसी ने किया नहीं। वो कमेटी ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हमें इन चीजों को बाद में कभी करना चाहिए, लेकिन ये कभी दोबारा हुआ नहीं। फिर मैं इसमें ढूंढता हूं, मैं सिर्फ एक पैरा आपको दिखाना चाह रहा था। उसमें हमारा मूल प्रश्न चल रहा था शक और विक्रम संवत के चयन का क्या आधार था, उसके बारे में कुछ है क्या? इन्होंने शक संवत ही इसीलिए लिया, वो आचार्य जी आगे बता इन्होंने लिया है शक संवत ही। और वो इसीलिए लिया है कि शक संवत जो है वो ऋतुबद्धता के सापेक्ष अधिक स्थिर है। जो विक्रम संवत है उसमें चूंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और विक्रम संवत विषुव संपात का कोई स्थिर संबंध नहीं है, क्योंकि ये कभी 2 दिन पहले होगा, कभी 5 दिन पहले होगा, कभी 11 दिन पहले होगा। तो इसलिए उन्होंने शक संवत को प्रेफर करा। इसीलिए जो कारण हम कई बार कैजुअली बोल देते हैं, तो इसलिए मैंने प्रश्न उठाया था कि ये अंग्रेजों के कैलेंडर से कम हो ज्यादा हो, वो कोई आधार लगता नहीं है अभी तक की बात में। मेरा मूल प्रश्न जिसके लिए मैं खड़ा हुआ था, वो तो ये था कि जो ग्रहों का जब गति प्रारंभ होती है, तो क्या पहले क्षण से अभी तक उसी गति से वो चल रहे हैं, या जब प्रारंभ हुई तो तुरंत जो वर्तमान गति है उसमें सीधा पहुंच गए? तो एक्सेलरेशन इनफाइनाइट था या क्या स्थिति है? विज्ञान इस विषय में बहुत स्पष्ट है। विज्ञान में जैसे धर्म में एक मान्यता होती है ना कि जो सच है बस वही सच है और अनंत काल तक वही सच रहेगा, विज्ञान ऐसा नहीं मानता। सूर्य सिद्धांत इस बात के मतलब उसमें इस बात के संकेत भी हैं। सूर्य सिद्धांत का पहले दूसरे तीसरे श्लोक में ही यह बात आ जाती है कि यह सूर्य सिद्धांत जो मैंने पूर्व काल में कहा था, काल की गति से कुछ अंतर पा गया है, तो उसको अब दोबारा से कहा जा रहा है। और उसी के अनंतर बाद में सूर्य सिद्धांत की समाप्ति की तरफ को वो ये कहते हैं
कि यदि फिर कभी गणित से और प्रत्यक्ष में अंतर आ जावे तो आप अपनी गणित को शोधित कर लीजिए, गणित को सही कर लीजिए। सूर्य आदि ग्रह जिस समय उस गति से चलना शुरू होंगे आज भी उसी गति से चल रहे हैं। आधुनिक विज्ञान में इस संबंध में प्रमाण नहीं है और आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि ग्रह गति प्राचीन समय में अलग थी और कालांतर में बदलती रही है, यह हमेशा एक जैसी ही रही हो ऐसा नहीं है, ऐसा आधुनिक विज्ञान मानता है। सूर्य सिद्धांत में इस संबंध में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं लिखा, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि काल बहुत लंबे अंतराल के बाद कुछ ना कुछ अंतर अवश्य आ जाता है और उस अंतर के लिए वो कहता है कि अगर प्रत्यक्ष में और गणित में अंतर आ रहा हो तो प्रत्यक्ष के अनुसार अपनी गणित में शोधन कर लिया जाए। अन्य कोई? हाँ पूछिए। सुबह वाले सत्र में जब आचार्य जी लग्न शोध के बारे में बता रहे थे और 12 राशियों को गिनाते हुए उनके मिनट इत्यादि जब बता रहे थे, तो जो तालिका में उनके मिनट दिए हुए हैं तो कर्क से लेकर के तुला तक उन्होंने एक अंक बढ़ा करके लिखवाए थे तथा मीन राशि का भी 5 अंक घटा करके लिखवाए थे। तो वो किस आधार पर घटवाए थे और बढ़वाए थे? वो आगणन जो है ना, जब हम लग्न आगणन करना आपको सिखाएंगे ना तो उसमें वो आएगा कि हम ये कैसे निकालते हैं कि दिल्ली से अगर कहीं और के लग्न निकालने हो तो जो समय की घटा बढ़ा जो करनी है वो ऐसा नहीं कि 1 मिनट घटा दिया और 5 मिनट घटा दिया, उसका एक सूत्र है, सूत्र के आधार पर आगणित होता है, जितना आएगा उतना आएगा। ठीक है, पूछिए। माइक है, ले लो। ओम, जैसा कि हम कह रहे हैं कि वैदिक ज्योतिष विद्या सत्य है, तो दीर्घकाल से हम लोग भारत में अनेक पर्व मनाते हुए आ रहे हैं, तो ये वैदिक ज्योतिष विद्या भारतीय पर्वों से कैसे सामंजस्य बैठा सकती है? नहीं तो फिर असंतुलन हो जाएगा पूरे भारतवर्ष में कि अलग अलग प्रकार के, कुछ इस प्रकार कह रहे हैं, कुछ उस प्रकार कह रहे हैं, तो ये जो विसंगति है इस विसंगति को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे सामंजस्य बैठाया जा सकता है? यह विसंगति इसलिए है क्योंकि वैदिक पथ से विमुख हो गए ही अलग अलग सभ्यताएं और संस्कृतियां। अगर सब वैदिक पथ पर आ जाए तो विसंगति रहेगी ही क्यों? तो उसमें तो बहुत दीर्घ काल लग जाएगा, क्योंकि लंबे समय से जब एक पद्धति ने अपना आधिपत्य जमा लिया है तो दूसरी पद्धति को आने में समय लग सकता है। देखिए, प्रारंभ में वैदिक पद्धति थी, बीच में कुछ कुछ अलग सिस्टम हो गए, वैदिक पद्धति को ही दोबारा आना, उसमें कितना समय लगेगा वो जी आप पर और हम पर, हम ही लोगों पर तो निर्भर करता है। हम जितनी जल्दी लाएंगे उतनी जल्दी आ जाएगा, हम ही अगर देर लगाएंगे तो दूसरों ने तो और देर लगानी ही है। ये संशय का विषय नहीं है, ये प्रेरणा का विषय है कि अगर ऐसा दीर्घ काल तक हुआ तो कैसे होगा। दीर्घ काल तक का इंतजार क्यों करना है, जल्दी करते हैं। लोगों की स्वीकार्यता के ऊपर ये निर्भर करता है। स्वीकार आपको करना है, दूसरों की स्वीकार्यता छोड़ दीजिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग बोलते हैं जब बाकी सब मान जाएंगे तो हम भी मानने लग जाएंगे, जब बाकी सब दीपावली आपके हिसाब से मनाएंगे तो हम भी मनाने लग जाएंगे। जब बाकी सब मनाने लग जाएंगे तो तुम्हारी जरूरत किसको है? तुम्हारी जरूरत तो तब है ना जब तुम मनाने लग जाओ, आप मनाने लग जाओ, आपको देखते हुए बाकी लोग मनाने लग जाए। तो ये इंतजार मत कीजिए कि जब बाकी लोग मान जाएंगे तब हम करेंगे। आपको अगर वेद मार्ग पर चलना है, एकला चलो रहे हैं, आपको अगर लगता है चलना है तो आपको चलना चाहिए। जो आप कह रहे थे मैं उसके संदर्भ में सिर्फ एक कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी का एक पैरा पढ़ना चाह रहा हूं। दिस रिकमेंड, ये कैलेंडर कमेटी की रिपोर्ट है, उन्होंने जो सरकार को कहा है कि ये जो शक संवत है या जो उन्होंने जिसको हम माधव मास कह रहे हैं उसको कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने मधुमास बोला है, 1 महीना खिसकाया है। तो वो कह रहे हैं दिस रिकमेंडेशन इज टू बी रिगार्डेड ओनली एज अ मेजर ऑफ कॉम्प्रोमाइज सो दैट वी अवॉइड अ वॉयलेंट ब्रेक विद द एस्टैब्लिश्ड कस्टम। ये उन्होंने सिर्फ इसलिए करा है ताकि स्थापित पंचांग या स्थापित रीति रिवाजों में और भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसमें एकदम से वॉयलेंट ब्रेकअप ना हो जाए। But it does not make our present seasons in the various months as they were in the days of Varahamihir और कालिदास। कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने जो कैलेंडर बनाया है वो उन्होंने बनाया है इस कॉम्प्रोमाइज के साथ कि अचानक से एकदम से वॉयलेंट ब्रेकअप ना हो जाए, और वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस कैलेंडर को बनाने के बावजूद
महीने उन ऋतुओं से उस संबद्धता के साथ नहीं है जैसे वराहमिहिर या कालिदास के समय में थे। इट इज होप्ड दैट नॉट एट अ डिस्टेंट डेट further reforms for locating the lunar and solar festivals in the seasons in which they were originally observed will be adopted। वो ये अपेक्षा करते हैं भारत सरकार से कि शीघ्र ही दोबारा से इन रिफॉर्म्स को लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे ताकि जो हमारे व्रत पर्व और त्योहार हैं वो उन्हीं ऋतुओं में आए जिन ऋतुओं में उन्हें होना चाहिए। तो कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने एक कैलेंडर देने के बावजूद जितना अधिकतम प्रयास वो कर सके उतना प्रयास करने के बावजूद इस बात को स्वीकार करते हुए कि जो हम चाह रहे थे वो नहीं कर पाए, और इस अपेक्षा के साथ कि जो वो चाहा है वो शीघ्र हो जाए। बस ये है कि वो शीघ्र अभी तक आया नहीं है। इसमें अच्छा जी कई बार बोलते हैं कि भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत है लेकिन कहीं दिखाई नहीं देता है। भारत सरकार छापती है, थोड़े से छाप देती है, औपचारिकता पूरी करती है, लेकिन जो प्रचलन में है वो सारा पुरातन पौराणिकों का चल रहा है, उसी का प्रभुत्व है। सब जगह वही पंडित हैं, वही बोलते हैं, तो भारत सरकार के द्वारा माना हुआ भी लागू ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। केवल आकाशवाणी पे 7 बजे या कब 6 बजे प्रारंभ होता है तब शक संवत बोला जाता है, वो सरकारी औपचारिकता निभाई जाती है, लेकिन उस कैलेंडर को कोई काम में नहीं लेता है, प्रचलन में ही नहीं आया, एकदम दबा करके रखा हुआ है। ये समाज में जो लोग इसको काम करते हैं उनका इतना दबदबा है, और वही बोलते हैं। दूसरा कोई उठाएगा तो मना कर देंगे उसको कि ये तो गलत है, जनता तो उनके अनुसार ही चलेगी। इस समिति में श्री NC लाहिरी जी थे, डॉक्टर BV रमन नहीं थे, तिलक नहीं थे। तो तिलक पंचांग एक अलग से पंचांग भारत में प्रचलित है, रमन पंचांग अलग से प्रचलित है, KP पद्धति अलग से प्रचलित है, और प्रत्येक पंचांग में मकर संक्रांति की अलग अलग तिथियां हैं। चूंकि NC लाहिरी जी इस समिति में थे तो उनका जो अयनांश था या जो उनका कैलेंडर था वो आज भारत में प्रभुत्व बनाए हुए है। हाँ, और किनको पूछना है? पूछ। अच्छा पूछो, अब पूछो। उधर से कोई है पूछने वाला? ठीक है, अभी आते। जैसे अभी विभू जी ने बताया था कि जो ऋतु हैं वो जो पर्व हैं वो ऋतु के अनुसार सही ऋतु में पड़े, ऐसा भारत सरकार अपेक्षा कर रही है। लेकिन हम देखते हैं प्रत्यक्ष में कि जो ऋतु हैं वो सही ही पड़ रही हैं, क्योंकि नवश्रेष्ठी जो पड़ रही है वो फाल्गुनी पूर्णिमा पे ही पड़ रही है, दीपावली पे जब नई फसल आती है तभी पड़ती है। तो अब इसका क्या समाधान करा जाएगा कि वो आप बता रहे हैं? जैसा इसका समाधान इसलिए नहीं है क्योंकि आप, अच्छा एक बार बताओ, वसंत पंचमी का त्योहार आपने कब मनाया था? वसंत पंचमी का त्योहार आता है जनवरी के महीने, 5 फरवरी को मनाया इस बार। जनवरी के महीने में लास्ट में या फरवरी? 5 फरवरी को था। इस बार किस कब था? 5 फरवरी। 5 फरवरी को शीत ऋतु शिशिर ऋतु होती है या वसंत ऋतु होती है? शिशिर ऋतु होती है ना। तो वसंत पंचमी का त्योहार तो वसंत ऋतु में नहीं आया। रामनवमी का त्योहार क्या लिखा है तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि रामायण में? मधुमासे क्षिते पक्षे नवम्याम कर्कटे शुभे। वहां चैत्र मास नहीं लिखा है, मधुमास लिखा है। मधुमास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को। मधुमास वसंत ऋतु का पहला महीना है। वसंत ऋतु आपका पहला महीना 21 मार्च को समाप्त हो चुका होता है। आप रामनवमी कब मनाते हो? अप्रैल में। कहां हुई वो वसंत ऋतु के पहले महीने में? रक्षाबंधन का त्योहार या जन्माष्टमी वर्षा ऋतु का त्योहार है। वर्षा ऋतु हमारी दक्षिणायन से शुरू होती है, 2 महीने की वर्षा ऋतु। 21 जून से दक्षिणायन हुआ, 21 जून से 21 जुलाई तक 1 महीना, 21 अगस्त तक दूसरा महीना। जन्माष्टमी कब आती है? अगस्त में, लास्ट में। तो हमारे त्योहार ऋतुओं में नहीं आ रहे हैं। शरद पूर्णिमा का त्योहार शरद ऋतु में आना चाहिए ना, तो शरद पूर्णिमा का त्योहार शरद ऋतु में ही नहीं आता, वो हेमंत ऋतु में आता है। तो हम कैसे समझें इस बात को कि जो त्योहार जिस ऋतु में होना चाहिए उसी ऋतु में हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसके लिए ऋतु का ज्ञान होना। तो ये विषय और विस्तार से आ जाएगा, लेकिन उसमें त्रुटियां हैं, वो इसी बात को तो प्रमुखता से बता रहे हैं। हाँ, वो विषय और स्पष्ट हो जाएगा कैसे कैसे हैं। पूछिए जी। पृथ्वी 28 नक्षत्रों को 720 घंटों में यानी कि 1 मास में पूरा करती है,
तो पृथ्वी एक नक्षत्र का 1 डिग्री कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी एक नक्षत्र को कहाँ, जो हम नक्षत्र की बात करते हैं ना, वो चंद्रमा के संदर्भ में होती है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जिस जिस नक्षत्र में दिखाई देता है, तो हम ये कहते हैं कि चंद्रमा आज इस नक्षत्र में है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी को उस दिन का नक्षत्र कहते हैं। जैसे आज अगर आपने सुबह जब संकल्प पाठ करा तो ये कहा गया कि चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो धनिष्ठा नक्षत्र में होने का मतलब ये है कि चंद्रमा आज धनिष्ठा नक्षत्र में है। आज के दिन का नक्षत्र धनिष्ठा है, मतलब आज चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है। चंद्रमा को सारे नक्षत्रों का एक चक्कर लगाने में तकरीबन 27.5 दिन लगते हैं। ये 720 घंटे आपने कहां से निकाले हैं? जी मैंने 27 दिन नहीं लिए, मैंने 30 दिन लिए हैं। क्योंकि नहीं, 30 दिन नहीं। चंद्रमा को, ये मैं आपको विषय कल आएगा, मैं आपको चित्र सहित बताऊंगा। जो आज आपको बताए हैं ना, सौर दिवस और नक्षत्र दिवस, चांद्रमास और चंद्रमा के हिसाब से जो नक्षत्र मास होते हैं, इन ये बनते कैसे, आज तो आपको परिभाषा बताई है, कल इसको मैं समझाऊंगा कि सौर दिवस और नक्षत्र दिवस में अंतर क्या है और क्यों है। इसी तरह से चांद्रमास में और चंद्रमा का जो नक्षत्र मास है उसमें अंतर क्यों है, को कल आपको स्पष्ट हो जाएगा। और जो पेज नंबर 43 पे नक्षत्र का विस्तार दिया है, जैसे पूर्वा भाद्रपद का है 15 डिग्री 40 मिनट और 13 सेकंड, तो ये हमेशा के लिए इतना ही रहेगा? नहीं, मैंने कहा ना कि नक्षत्रों का और क्रांति वृत्त का संबंध सदैव स्थिर नहीं है। जो पूर्वा भाद्रपद का आज भोगांश दिखाया है, अगले साल इतना नहीं होगा, अगले साल कुछ और होगा, उसके अगले साल, पिछले साल कुछ और रहा होगा। ये नक्षत्रों के भोगांश हम हर साल के लिए आगणित करते हैं। आज के वसंत संपात से वो नक्षत्र कितनी दूर है, तो इनके आगणन की व्यवस्था है। नक्षत्र और क्रांति वृत्त का संबंध स्थिर नहीं है, ये बदलता है, तो नक्षत्रों का भोगांश बदलता रहता है। जब नक्षत्रों का भोगांश बदलेगा तो बहुत मामूली से अंतर के साथ, लेकिन हाँ एक बड़े कालखंड में उनके विस्तार भी बदलते हैं। जी वो ब्रह्म पुराण के श्लोक प्रमाण के रूप में दिए थे, चैत्रे मासी जगत ब्रह्म। तो इस श्लोक से इस दिन सृष्टि बनी या इस दिन मनुष्य उत्पन्न हुआ और इस दिन से दिन गिनना प्रारंभ हुआ, ये कृपया स्पष्ट कीजिए। इस श्लोक में ब्रह्म जो पुराण का जो श्लोक दिया है, इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि सृष्टि आरंभ से ही मनुष्य उत्पन्न हो गए। उसमें सिर्फ ये कहा है कि चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा से सृष्टि आरंभ हुई है। जो काल गणना जो हमारी आरंभ हो रही है वो चैत्र मास शुक्ल, तो वो आपको बताया ना, जब सारे ग्रह एक साथ हैं, सूर्य का भोगांश भी 0 है, सूर्य और चंद्रमा भी एक साथ है, और जब ग्रह संचरण आरंभ होगा तो कौन सा होगा, तो पहले शुक्ल पक्ष ही तो आएगा, इसीलिए वो वैसा कहा गया है। ओ, लेकिन इस श्लोक में तो ऐसा इससे प्रतीत होता है कि जगत ब्रह्मा संसर्ज, इस दिन जगत को ब्रह्मा ने बनाया, जगत को ब्रह्मा ने बनाया। अब पुराणों में ऐसी ही व्याख्या है, जगत को बनाने वाले को उन्होंने ब्रह्मा ही बोला है। कि इस दिन से शुक्ल पक्ष प्रतिपदा चैत्र मास, इस दिन पृथ्वी सृष्टि बनी या इस दिन मनुष्य उत्पन्न हुआ और इस दिन से दिन आदि बनना शुरू। ये पूर्व कक्षा में बताया गया था कि 60 त्रुटि में एक रेणु, ऐसे कर करके 60 लिक्षक में एक प्राण। तो ये ज्योतिष सरित कीर्ति जो पुस्तक है उसमें 10 त्रुटि में एक प्राण दिया है, तो कैसे हो रहा है? देखो उसको छोड़ दो, आप अभी दूसरी पुस्तकों को छोड़ दो, कोई बात नहीं। यहाँ जो अभी बताया जा रहा है उसको मान करके चलिए, ठीक है।
बोल अशोक जी, बोलिए। ओम ओम नमस्ते मुनि जी। मेरा ये प्रश्न पूछना था कि ये जो सूक्ष्म काल में त्रुटि और रेणु दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये समझ नहीं है। ये केवल मान है और प्राण की अपेक्षा छोटे 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 60 इनके विभाग होकर के काल के मान है, बस इतना ही समझिए, और इनकी कोई परिभाषा अलग से नहीं है। एक प्राण में ये इतने, उसमें ये इतने, ऐसे कहा है। अभी पीछे प्रश्न आ चुका है ये, तो उतना ही इसका है। बोलिए। वो जैसे अभी बताया कि इस समय पूर्वा भाद्रपदा जो वसंत संपात पे अभी पड़ता है, तो वेद में कृत्तिका पहले कहा गया है। तो वेद, इससे कृत्तिका से ये पता चलता है कि वेद किसी निश्चित काल देश में बनाए गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। फिर वेद ईश्वर कृत है, ऐसा फिर स्पष्ट नहीं हो पाता। वेद में नक्षत्रों की गणना जो है ना, वो कृत्तिका से ही की गई है, ये बात बिल्कुल सही है। और आज की तारीख में वसंत संपात में पूर्वा भाद्रपद से ही नक्षत्र आरंभ हो रहे हैं। वसंत संपात में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि इसके कंक्लूजन के रूप में आप क्या चीजें निकालना चाहते हो, ये तो पूरी तौर पर आपके ऊपर है। देखिए, मैंने ज्योतिष के संदर्भ में जितना वेद आवश्यक है वो पढ़ा है। मैं वेद का विशेषज्ञ नहीं हूं, ज्योतिष का हूं, ठीक है। तो ज्योतिष के संदर्भ में मैं जो बात कह सकता हूं वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। उसके बाद जो उसके आशय आप निकाल रहे हैं कि वेद का काल में होना प्रमाणित होता है या कैसे होता है, या जो भी चीज आप निकालना चाहते हैं, उसके लिए मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता आपसे। वेदांग जो, मेरे पास इस बात के बहुत सारे प्रमाण हैं। वेदांग ज्योतिष में उत्तरायण धनिष्ठा नक्षत्र के समय में होता था। महाभारत में श्रवण नक्षत्र में धनिष्ठा नक्षत्र होता था। जो पुनर्वसु एक नक्षत्र है, कभी वसंत संपात पुनर्वसु नक्षत्र में होता रहा होगा। वो पुनर्वसु का नाम ही इसलिए है, पुनर्वसु, पुनः पुनः जहां पे वसता है, मतलब जहां से हर बार नई शुरुआत हो रही है। कभी आर्द्रा नक्षत्र में दक्षिणायन होता था, उस नक्षत्र का नाम आर्द्रा ही इसलिए है क्योंकि दक्षिणायन से वर्षा शुरू होती है। तो जब दक्षिणायन के समय वो नक्षत्र दिखाई देता था तो वर्षा शुरू होती थी, तो उस नक्षत्र का नाम ही आर्द्रा है। कभी मार्गशीर्ष इस किसी बिंदु पर होता था, उस नक्षत्र का नाम मार्गशीर्ष इसलिए है क्योंकि वो मार्ग के शीर्ष पर है, वहां से मार्ग प्रारंभ होता है, इसलिए उसका नाम मार्गशीर्ष है। तो ये इतिहास के कालक्रम में नक्षत्र अलग अलग समय पर अलग अलग रहे हैं और ये फैक्ट है। ये तो आप व्याख्या कर रहे हैं जैसे इतिहास पे है, लेकिन वेदों में तो पहले ही ये नाम दे रखे हैं। देखो, मैं बताता हूँ। ये प्रश्न आज सायंकाल मैंने आचार्य जी से पूछा था कि जो आप ये बात कहते हैं कि भाई वेद में कृतिका नक्षत्र का लिखा है, यानी उस समय में कृतिका नक्षत्र था, तो यानी कुछ ऐसा हुआ और वो उल्लेख वेद के अंतर्गत आया है। यदि हम ऐसा मानेंगे, इन्हीं के प्रश्न को बोल रहा हूं मैं, ऐसा मानेंगे तो वेद मनुष्यकृत, या तो उसमें अनित्य इतिहास आ जाएगा, और इतिहास आएगा तो वो वेद ईश्वरकृत नहीं माना जाएगा। यही प्रश्न था। तो आचार्य जी ने ये उत्तर दिया कि कृतिका लिखा है, पर उसको ये क्यों माने कि बीच में आएगा। हर सृष्टि में प्रारंभ में, जब से ये सृष्टि प्रारंभ होगी, जब इनकी गति प्रारंभ होती है, वहां सदा कृतिका नक्षत्र रहेगा। और हर सृष्टि में ऐसा होता है तो फिर वो नित्य इतिहास हो जाएगा, अनित्य इतिहास नहीं आएगा, तो वेद की नित्यता बनी रह सकती है। इसलिए इतने मात्र से ये प्रश्न आक्षेप नहीं बनता कि वहाँ कृतिका नक्षत्र लिखा है। अब यूं तो लोग कहते हैं ना, वहाँ गंगा यमुना का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है, और आपके मेरा भी बहुत लोगों का नाम भी लिखा हुआ है वेद के अंदर, तो उसके बाद से ही वेद को माने जाएंगे। तो ये कोई तर्क नहीं होता है, वो खंडित होता है। तो कृतिका से नहीं होता है वो कुछ भी, है जी। बता रहे थे विभू जी कि मार्गशीर्ष और आद्रा क्यों पड़े इसका नाम, तो वो तो वेद में पहले ही नाम आ चुके हैं, तो हम उसकी व्याख्या इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं कि वो पहले आद्रा इसलिए पड़ा, मार्गशीर्ष इसलिए पड़ा। अब मुझे ये प्रश्न अभी आया था। देखिए, जैसे अभी आपको आचार्य जी ने बताया ना, सृष्टि आरंभ में कृतिका नक्षत्र रहा होगा, वेद में वैसा उन्होंने बता दिया। हर सृष्टि के आरंभ में वही ही रहेगा, तो वो हमेशा वैसे ही होना है, ठीक। अब उसमें महीनों के, नक्षत्रों के नाम सारे दिए हुए हैं, तो उन नामों की हमने अभिज्ञा क्या करी हुई है कि जैसे मार्गशीर्ष नक्षत्र का नाम वेद में दिया हुआ है,
हम उस कालखंड को जान सकते हैं जब मार्गशीर्ष मार्ग के आरंभ में था। हम तो जानते हैं ना कि नक्षत्र कैसे कैसे बदल रहे हैं, कब कौन सा नक्षत्र, आजकल उत्तर पूर्वा भाद्रपद है, कभी मार्गशीर्ष रहा होगा, तो हम जान सकते हैं कि मार्ग के आरंभ में कब रहा होगा। तो हमने मार्गशीर्ष की वैसी व्याख्या करी हुई है कि मार्गशीर्ष नक्षत्र जिस समय था वो इतने समय पहले था। ठीक है, ठीक है। और जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी की रिपोर्ट में ही जो मैंने पहले बताया कि उन्होंने ये कहा कि एक कॉम्प्रोमाइज है, तो कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी में ही वो एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं, ये है वैशाख मास। वो कह रहे हैं कि वैशाख मास 0 से 30 डिग्री तक होना चाहिए था, बट नेम्स ऑफ मंथ एज प्रपोज, लेकिन जो इसको वो प्रपोज कर रहे हैं वो उसे कह रहे हैं चैत्र। ये वो कॉम्प्रोमाइज है जो कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने करा है। जिस मंथ को कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी कह रही है कि ये वैशाख महीना है, उसको उन्होंने चैत्र कहना प्रपोज किया और कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी में यही प्रस्तावित हुआ। तो कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी में उस समिति को अच्छी तरह से मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी का पंचांग और हमारे पंचांग में आर्ष पत्रकम में सिर्फ 2 अंतर है। एक अंतर तो यह है जो मैंने आपको अभी दिखाया, जिसको कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी वैशाख कहती है, समझती है कि वैशाख है, उसको वो कहती चैत्र है, लेकिन हम उसको वैशाख ही कहते हैं, हम उसको चैत्र नहीं कहते। कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने जो कॉम्प्रोमाइज किया है वो आर्ष पत्रकम में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और एक दूसरी चीज है नक्षत्रों के संबंध में, कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने भी 27 समान नक्षत्रों के आधार पर ही नक्षत्र दिए हैं, हमने वो चीज नहीं दी है। वह यही 2 अंतर है। इन 2 अंतरों को समाप्त कर दिया जाए तो कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी के कैलेंडर में और आर्ष पत्रकम में फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ओ जी, स्वीकार उन्होंने करा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आप मुनि जी ने आपने बताया था कि आचार्य जी ऐसा बोल रहे थे कृतिका नक्षत्र सृष्टि के आदि में रहता होगा प्रतिवार, तो ऐसा कल्पना उन्होंने की, तो क्या गणित से ऐसा सिद्ध हो रहा है कि ऐसा हो जाएगा? ये मेरी बात नहीं हुई उनसे, चूंकि पहला नाम है, जैसे कि मधु माधव का लेते हुए हम मधु को सबसे पहला मास मानते हैं, वेद में लिखा है, इसलिए वो कृतिका नक्षत्र सबसे पहला है। गणना का न मैंने पूछा न उन्होंने बताया, आप चाहे तो बाद में उनसे पूछ लीजिए, ठीक है। उसमें अच्छा, मेरे को थोड़ा 1-2 बातें पूछनी थी। एक तो नक्षत्र दिन के समय ऐसा कहा गया, मैं पुष्टि केवल चाह रहा हूँ कि उसमें दिन और रात सदा समान रहते हैं, छोटे बड़े नहीं होते। हाँ, नक्षत्र दिवस में। हाँ, नक्षत्र दिवस में, यानी और दिवसों में तो जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में छोटे बड़े दिन होते रहते हैं, तो नक्षत्र में दिन छोटे बड़े नहीं होते? नहीं, उसमें नहीं। अच्छा, ठीक है। दूसरा, एक आपने जो संशोधन और परिवर्धन का था, तो उसमें समुद्र मंथन का भी आपने नाम लिया था। जी जी, वो भी उसका है, तो उसका इसके साथ कैसे संबंध जोड़ते हैं? देखिए, ऐसी ना बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जिन, और पौराणिक ज्योतिष के विकास के साथ सिर्फ गणित का ही विकास नहीं हुआ, हमारी काव्य कला का, हमारे वास्तु कला का, ज्योतिषीय तथ्यों को जब हम मूर्तियों में दिखाया गया, तो वो ठीक है, हम आज उस भाषा और भाव को नहीं समझते, इसलिए हम नहीं समझते। ब्रह्मा का चतुर्मुखी होना और उनके चारों मुखों का चारों दिशाओं में ही होना, रावण भी दशानन है, और भी देवता हैं जिनके चतुर्मुखी हैं, लेकिन सबके 4 मुख या रावण के 10 मुख क्या है, वो एक लाइन में है, 10 दिशाओं में नहीं है। और जो देवता है, अगर दुर्गा देवी को आप देखेंगे तो उनके अगर मुख है तो वो भी एक लाइन में है, आज चारों दिशाओं में नहीं है। ऐसी हर घटनाओं के ना ज्योतिषीय संदर्भ से देखने के विचार है। समुद्र मंथन में जो कथा है वो क्या है कि जब ऋतुओं का संबंध बिगड़ा, तो जो समुद्र मंथन की कथा में जो देव और दैत्य हैं, वो जिस चीज का मंथन कर रहे हैं, जो मंदराचल पर्वत है, जो कच्छप अवतार पर भगवान विष्णु के कच्छप अवतार पर धारित है, तो वो जो कच्छप, जो वो मंदराचल पर्वत है, वो एक्चुअली एक शंकु है जिसके आधार पर काल गणना का निर्णय किया जाता है। जैसे छायारक साधन जब हम करते हैं तो एक छड़ी गाड़ के हम कर लेते हैं, ये तो एक सामान्य भाषा में कहने की बात होगी। तो प्राचीन समय में क्या था कि ये जो छड़ी जिसको हम गाड़ करके कह रहे हैं, वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर के रूप में बना रहता था, जिसे
अगर मैं बहुत गहराई में जाऊंगा तो आपको ये भी पता चलेगा, जो शिवलिंग है ना उसका महत्व भी इसी वजह से है। वो भी एक तरह से, जैसे आज हमारी घड़ी होती है ना, तो प्राचीन समय में जो कहीं भी प्राचीन सभ्यताओं में या प्राचीन उत्खनन में मिलता है तो शिवलिंग सब जगह मिल ही जाता है। शिवलिंग की भी एक व्यवस्था है कि शिवलिंग में एक लिंग है और जो नीचे उसका जो बेलनाकार जो प्लेटफॉर्म है उसमें जो पानी निकलने की जगह वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रखी जाती है, उसका भी एक वजह है। तो ऐसे ही समुद्र मंथन की जो कहानी है वो क्या है कि कभी ऋतुओं और संबंधों का इनका संबंध बिगड़ा है और वो एक कथा के रूप में प्रचलित है कि एक शंकु रखा गया, उसके आधार पर वो दिन स्थिर किए गए, जो उसमें विष निकला वो विष जो है वो अतिरिक्त दिन है जो बैलेंस बच गए जिनको एडजस्टमेंट करना था। जैसे पोप ग्रेगरी ने जब करा तो 11 दिन का अंतर था, तो उसने क्या करा कि 4 सितंबर के बाद सीधे 14 सितंबर कर दिया या 5 अक्टूबर के बाद सीधे 16 अक्टूबर कर दिया। तो ये जो 10-11 दिन वो बीच के खा गया, गायब ही कर दिया उसने कैलेंडर से। उसी चीज को भारतीय परिप्रेक्ष्य में पौराणिक कथाओं में कहने का अर्थ है कि ये जो विष निकला, ये जो समय बचा हुआ था, ये विष निकला जिसको शिव जी भगवान शिव जो है, जो स्वयं काल के व्यक्तित्व रूप है, पर्सनिफिकेशन मतलब पर्सोनिफाइड टाइम जो है, वो उस जहर को पी गए। उस अर्थ में इस कथा को कहने का अभिप्राय है। जी, एक आचार्य जी का एक वचन आया था, वो थोड़ा सा स्पष्टीकरण की कि उत्तरायण के दिन सूर्य अधिकतम उत्तर की तरफ रहता है। उत्तरायण के दिन सूर्य अधिकतम दक्षिण की तरफ रहता है। हाँ, वो उत्तर की तरफ, और दक्षिणायन के दिन अधिकतम दक्षिण की तरफ रहता है। दक्षिणायन के दिन अधिकतम उत्तर की तरफ होता है और दक्षिण की तरफ को मुड़ना शुरू कर देता है। हाँ, मतलब उत्तरायण दक्षिणायन का जब आरंभ होता है, ये आरंभ की आरंभ बात के है, समय केवल बात है। हाँ, ठीक है। एक उन्होंने ये भी कहा था कि वसंत संपात में लंबी छाया होती है और 21 जून को आसपास में होती है। कर्क रेखा में, यहाँ पर हमारे अगर यहाँ हम पर यहाँ की कर्क बात रेखा करें, पे। अच्छा, हम यहाँ पर अगर देखें, चूंकि यहाँ का अक्षांश है मेरे ख्याल में 24 डिग्री कुछ है 23.5 डिग्री। हाँ, लगभग यहाँ का 24 है, परम क्रांति 23.5 डिग्री है। तो यहाँ के अक्षांश में, और सूर्य जब कर्क दक्षिणायन जब करेगा, यानी जब कर्क रेखा के ऊपर होगा, तो यहाँ से बहुत दूर नहीं होगा, मुश्किल से आधे अंश का अंतर होगा। तो आधे अंश के हिसाब से जो छाया बननी चाहिए सिर्फ उतनी ही छाया बनेगी यहाँ पर। तो मतलब 21 जून को जो छाया पड़ेगी वो लगभग छाया लोप जैसा होगा। लगभग छाया लोप जैसा होगा। छाया लोप होगा क्योंकि कर्क रेखा पर सीधा पड़ रहा है। कर्क रेखा पर सीधा है और रोजड़ के हिसाब से देखा जाए तो आधा अंश दक्षिण की तरफ, तो नाम मात्र का है वो तो आधे अंश बराबर छाया पड़ेगी, तो लगभग छाया लोप होगा यहाँ पर। और वसंत संपात के दिन यहाँ पर देखा जाएगा तो मध्याह्न के समय सबसे लंबी छाया बनेगी, क्योंकि सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर है। हाँ, तो वसंत संपात और शरद संपात दोनों में लंबी छाया पड़ेगी। यहाँ पर रोजड़ में भूमध्य रेखा पर छाया लोप होगा। जी, और एक जो श्लोक बोला था महाभारत का, जो इस उद्देश्य से बोला था कि चंद्र अपने शुक्ल पक्ष पहले आता है, उसमें एक था ऋतवः और फिर बाद में शिशिरादय। महाभारत का जो वचन था, मतलब शिशिर को वर्ष की प्रथम ऋतु के रूप में वहां पर उद्धृत किया गया था। और हम जो अभी ये कर रहे हैं इसमें हम वसंत ऋतु को प्रथम ऋतु मान रहे हैं जी। और वहाँ चूंकि उत्तरायण और दक्षिणायन वाला जो एक भाग है जो हम दिव्य वर्ष के रूप में देखते हैं दिन और रात में, तो ये भी एक बिंदु हो सकता है कि यहाँ उत्तरायण के बाद में उत्तरायण प्रारंभ हो रहा है सूर्य के आधार पे, चूंकि हम ये ऋतुओं का कर रहे हैं, तो वर्ष का प्रारंभ वसंत संपात की जगह पे उत्तरायण का जो प्रारंभ है उस समय में वो ये मानते हो, या तो ये शिशिर को सबसे पहला ऋतु मानी मैं है? बताता हूँ आपको, इसका कारण है। अच्छा, वो चला गया। प्राचीन समय में जब ऑब्जर्वेशनल एक मिनट, ये माइक है ना, थोड़ा आगे करो, वो उनको भी दिक्कत हो रही है और फिर सामने आता नहीं है। हाँ। जो ऑब्जर्वेशनल साधन थे वो इतने ज्यादा नहीं थे, तो क्या था कि जो हमारे पास ये 4 प्रमुख बिंदु हैं, 2 संपात और 2 अयन, इन दोनों चारों बिंदुओं में से जिस स्थान की नक्षत्र से अभिज्ञा पहचान स्पष्ट होती थी वहां से गणना आरंभ करते थे। वेद में वसंत ऋतु से ही है,
लेकिन कालक्रम में अलग अलग जगहों पर अलग अलग बिंदुओं से गणना का आरंभ है। वेदांग ज्योतिष में उत्तरायण से ही गणना का आरंभ है और वहां उत्तरायण के समय धनिष्ठा नक्षत्र प्रमुखता से और स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकने वाला दिखता रहा होगा। वेदांग ज्योतिष मतलब? वेदांग ज्योतिष एक ग्रंथ है जो बहुत प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें गणना के नियम दिए गए कि हम गणना कैसे करेंगे। मैंने कहा ना कि वेद ने हमको मार्गदर्शक तत्व दे दिए, लेकिन गणित का परिष्कार तो अपने समय से विकास क्रम के अनुसार होता आया है। तो वेदांग ज्योतिष हमारे पास प्राचीनतम ग्रंथ है उपलब्ध, जिसमें गणित के नियम है कि गणना कैसे करनी है। तो वहां क्या है कि उत्तरायण से गणना दी है, क्योंकि उत्तरायण में धनिष्ठा नक्षत्र स्पष्ट उसकी युति थी। कालांतर में उसकी युति धनिष्ठा से हट करके श्रवण पे चली गई, तो महाभारत के समय में उसमें श्रवण से शिशिरादय कहा है। वराहमिहिर ने इस बात को नोट करा है और पंच सिद्धांतिका में इस बात को कहा है कि प्राचीन समय में ऐसा होता था, अब ऐसा होता है, अब इस घटना में ये नक्षत्र दिखाई देता है। कालांतर में जब ये वसंत संपात पर अश्वनी नक्षत्र से दिखने लगे और उत्तरायण पर कोई स्पष्ट प्रमुख नक्षत्र नहीं रहा, तो काल गणना का जो क्रम है वो अश्वनी से प्रारंभ हो गया। तो ऐसा जैसे 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 लोगों को दिखाई देते रहे नक्षत्र स्पष्ट रूप से, जो ऑब्जर्वेशनल पॉइंट मिलते रहे, तो गणना उन्होंने वहां से करनी शुरू करी। तो ये गणना का स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग इतिहास में अलग अलग समय रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो समय पूरा हो गया है। बस एक थोड़ी सी रोचक बात थी जी कि जो वेदांग ज्योतिष का कैलेंडर है, जो उत्तरायण से वर्ष को प्रारंभ करता है, भारत में ही सांस्कृतिक ये कैलेंडर चला था, भारत से ही सारे विश्व में फैला भी। रोम का जो कैलेंडर था वो भी यही कैलेंडर था। वहां भी विंटर सॉलिस्टिट के बाद जो नया वर्ष शुरू होता था, जो शुक्ल प्रतिपदा आती थी, उसको वो बोलते थे 1 जनवरी। तो वहां समस्या क्या होती थी, जैसा भारत में भी था, सभी जगह समस्या थी कि उत्तरायण के कभी 2 दिन बाद 1 जनवरी आती थी, कभी 5 दिन बाद, कभी 10 दिन बाद। तो 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने वहां पर एक करेक्शन करा और उस वर्ष जो 1 जनवरी थी उसको उसने फिक्स कर दिया कि अब उत्तरायण के 2 दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद नहीं, आज जो 1 जनवरी, आज से 1 जनवरी हमेशा इसी दिन आएगी। तो उस साल 45 ईसा पूर्व में 1 जनवरी को शुक्ल प्रतिपदा थी, यानी माघ शुक्ल प्रतिपदा थी। उस दिन से उनका कैलेंडर हमारे वैदिक कैलेंडर से विमुख हो गया और उसके बाद फिर उसमें अंतर ही आते चले गए। फिर जब उन्हें दिनों को घटा बढ़ा करने की जरूरत हुई तो किसी राजा ने एक दिन वहां से महीने से निकाल लिया, किसी ने कुछ निकाल लिया, तो कोई दिन 30 का, कोई महीना 31 का, फिर 31 के बाद फिर जुलाई 31 का, तो अगस्त भी 31 का ही। तो वो फिर उस तरह से विमुख होता चला गया। पर हाँ, ये जो रोम का प्राचीन कैलेंडर है 45 ईसा पूर्व से पहले का, वो और वेदांग ज्योतिषीय कैलेंडर वो एक ही है। और वेदांग ज्योतिषीय कैलेंडर आपको वेदांग ज्योतिष के समय में तो मिलता ही है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, तुलसीदास जी के जमाने में यानी कि विक्रम संवत 1631 तक भी यह प्रयोग में मिलता है मासों के नाम में। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चैत्र वैशाख मासों के नामों का प्रयोग नहीं करा। मधुमास, अगर उन्होंने ये लिखा कि प्रभु श्री राम का जन्म कब हुआ है, तो उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि चैत्र मास के शुक्ल नवमी को हुआ। मधुमास या मधुमास यही शब्द लिखा है। अगर उन्होंने ये लिखा है कि रामचरितमानस का प्रकाशन कब हुआ, तो वो लिखते हैं कि मधुमास शुक्ल नवमी मंगलवार विक्रम संवत 1631 रामचरितमानस का अयोध्या में प्रकाशन हुआ। वो मधुमाधवादी नामों का ही प्रयोग करते आए हैं। बस 1631 आप समझ रहे होंगे कि भारत के इतिहास में 1631 कौन सा काल है। 1631 में मेरे ख्याल में जहांगीर या शाहजहां कोई राजा रहे होंगे। तो भारत का जो मध्यकाल का इतिहास है वो इतना ज्यादा ध्वंसकारी रहा है कि बहुत सी प्राचीन परंपराएं, प्राचीन ज्ञान, जब यूनिवर्सिटीज को जला देंगे, हमारी जब सारी यूनिवर्सिटी को जला ही देंगे, तो ज्ञान का प्रवाह अवरुद्ध होगा कि नहीं होगा। उस अवरोध के कारण हमारे पंचांगों में ये त्रुटियां हैं। इन त्रुटियों को समझते सब लोग हैं, बस सही कैसे करें या सही राह पर चलने के लिए वही है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, कैसे कहें कि हम आज तक गलत कर रहे थे। इतना ही अंतर है, अदरवाइज जानते वो भी है, गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि जो गलती हुई है उसका कारण इतिहास में है। वो ज्ञान का प्रवाह, वो कंटिन्यूटी खत्म हो गई जिसके कारण यह गलती है।
तो दोषारोपण की बात नहीं है, समझने की बात है। गलती नहीं है, जो हो गया सो हो गया, उसे सही करने में अब हमें ध्यान लगाना चाहिए। धन्यवाद जी। ये 1631 से चैत्र मास, चैत्र आदि शब्द 1631 से हुए? नहीं, उन्होंने भी मधुमास ही लिखा है 1631 में भी। 1631 में विक्रम संवत 1631 में अच्छा, उन्होंने लिखा है। और जब हम अहरगण साधन करेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम सूर्य सिद्धांत के हिसाब से अहरगण साधन करते हैं तो मधुमास शुक्ल नवमी 1631 को मंगलवार अगर तुलसीदास जी ने लिखा है तो अहरगण साधन से भी उस दिन मंगलवार ही आएगा, अगर आप 1,97 करोड़ वाली गणना लेंगे। और अगर आप कोई और गणना लेंगे तो नहीं आएगा। ये सूर्य सिद्धांत की गणनाओं की कंटिन्यूटी का, उसकी सातत्यता का प्रमाण है। ऐसे और भी कई उदाहरण मैं दे सकता हूं, जैसे इस बार के आर्ष पत्रकम में हमने 197 के संदर्भ में कई सारे ऐतिहासिक प्रमाण दिए हैं। आपने देखा होगा कि ब्रह्मगुप्त ने क्या कहा, इवन अल बरूनी ने क्या कहा। इसी में दिया है? हाँ, इसी कौन में से है। पृष्ठ पे? ये अंतिम लेख है मेरे नाम से, मेरा ही लेख है। आपका लेख है, ठीक है, देख लेंगे उसको। अच्छा, सृष्टि संवत का ऐतिहासिक सत्यापन, पृष्ठ संख्या 34। पृष्ठ संख्या 34, ठीक है, इसको हम अपना अपना देख लेंगे। इसमें मैंने प्राचीन ग्रंथों में, महर्षि से पूर्व के प्राचीन ग्रंथों में सृष्टि संवत क्या दिया है उसके प्रमाण दिए हैं, साक्ष्य दिए हैं कि किस ग्रंथ में कौन क्या कह रहा है। तो बाकी सारे ग्रंथ तो बहुत सारे ऐसे हैं जो भारतीयों के ही ग्रंथ हैं, लेकिन मैंने भारतीय विद्वानों के कई ग्रंथों को छोड़ करके कुछ विदेशियों के ग्रंथों में जो लिखा है उसको भी सम्मिलित करने का प्रयास किया है। महमूद गजनवी के समय में अलबरूनी नाम का एक लेखक आया था भारत में, वो भी जब लिख रहा है तो वो भी 1,97 करोड़ ही लिख रहा है। ऐसे इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। तो इसको हम यहीं समाप्त करते हैं और बस केवल एक बार ओम और 3 बार शांति से हम इसको समाप्त करेंगे। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। ओम।